दूसरी बैड न्यूज़ ये है, पहली तो दे चुका हूँ सुबह HPSC वाली थोड़ी देर पहले। दूसरी है कि RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। वी आर इन न्यू वर्ल्ड, न्यू कंट्री नाउ। स्टूडेंट्स के एग्जाम समय पे हो जाएं, मुझे लग रहा है आगे से बेट लगाएंगे हम इस पे। आगे से मैं YouTube पे आके बोलूँगा अगर एग्जाम टाइम पे हो गया तो मैं 5,000 रुपये एक फंड में डोनेट करूँगा, नहीं तो 50-50 सब देंगे। हाँ कसम से देखो। एंड सुनो, पता है हमें लग रहा है नॉर्मल, हमें नॉर्मल लग रहा है। ये मेरी स्टूडेंट है, इसने मुझे भी मैसेज लिखा है, सर व्हाट द हेल इज दिस, RPSC's बिहेवियर इज क्रूअल। 7 दिसंबर से होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पर रोक, हाई कोर्ट ने लगाई रोक। परीक्षा के लिए कम समय देने और सिलेबस जारी न करने पर अभ्यर्थियों ने चुनौती दी थी। असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी और सिलेबस स्टूडेंट्स पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये जो लड़की है ना, ये नेट JRF सब क्वालिफाइड है, नेट JRF, सेट, PhD, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है। एक बार इंटरव्यू तक पहुंच गई, वहाँ उसने मिस किया, ये उसका दूसरा अटेम्प्ट है। अब सोचो एक ऐसी स्टूडेंट जिसने ज़िंदगी में जंग बना दी है पढ़ाई, उसका एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा, एग्ज़ाम डले जा रहा है। दैट्स पेनफुल। भाई तुम गवर्नमेंट जॉब में आ जाओगे ना, देखो नौकरी अगर एग्ज़ाम हो, इंटरव्यू हो, फिर तुम कुछ ना करो तो तुम्हारे ऊपर है। क्या हो ही नहीं रहा और हो रहा है तो अजीब सा रिजल्ट दे। हाँ लेकिन जो पहले से पढ़ रहे हैं, जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस हर बार चेंज नहीं होता ना। JKPSC वाला भी पोस्टपोन ऐसे ही हुआ था। अभी भी 99% LT ग्रेड पोस्टपोन हो जाएगा। तुम्हारे मोबाइल में अभी तक वो ऐप नहीं आया ना, एक ऐप आ रहा है, एंड दे विल ट्रैक यू, दे विल ट्रैक यू। देखो तुम्हारे मोबाइल में एक ऐप आएगा, और थैंक गॉड वी हैव एप्पल, क्योंकि अब ये एप्पल की चीज़ें और वैल्यूबल हैं। आईफोन डिनाइड, एप्पल डिनाइड टू एक्सेप्ट दिस लॉ, तो आईफोन्स की वैल्यू और बढ़ जाएगी। या प्लीज़ ओके ना, सो हमें हेल्प कर दो उसको। यू गोइंग विद हर? हाँ तो अकम्पनी हर, ठीक है आराम से। एप्पल ने डिनाई कर दिया था, उन्होंने बोला कि हम आपको एक्सेस नहीं देंगे सिक्योरिटी की, लेकिन जिनके पास एंड्रॉइड्स हैं आप मना नहीं कर सकते, और मना नहीं करोगे तो आपका अकाउंट डिटेल, व्हाट्सएप फेसबुक तो बेसिक है, अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपकी ट्रांजैक्शन किसको होती है, कहाँ से पैसे आते हैं, सब कुछ बाकायदा एक स्क्रीन पे खुलेगा। प्राइवेसी अब ख़त्म, और इससे ज़्यादा परेशान आप लोग होंगे, बड़े लोग नहीं होंगे। बड़े लोगों के पास हमेशा दूसरा ऑप्शन होता है। अगर मुझे पता है कि मेरा ये डिजिटल फ़ोन और ये ट्रैक हो सकता है, तो मैंने बहुत सारे पॉलिटिशियंस को देखा है, मैं जिनको भी जानता हूँ ना, उनके पास एक छोटा फ़ोन होता है 2,000 रुपये वाला, बस वो अलग रहता है। बहुत सारी बातें वो उस फ़ोन से करते हैं, इससे नहीं करते। तो समझदार लोग, जो बड़े लोग हैं, वो बाहर से कुछ खरीद लेंगे। ब्लैकबेरी इंडिया में नहीं है, बाहर से खरीद के ला सकते हैं। चलो, नाउ वी गोना डील विद नेक्स्ट थ्योरी, साइकोएनालिसिस थ्योरी। Remember the unfortunate case Nirbhaya? How someone can be so brutal? So the juvenile accused, he was actually studied. उस पर बहुत स्टडीज़ हुई थी, बहुत रिसर्च हुआ था, एम्स के पैनल ने भी स्टडी किया था, इंटरनेशनल पैनल्स ने भी स्टडी किया था कि इतने ब्रूटल मर्डर में लाइक व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट यू विल हैव। अभी तक तो ये था चलो मर्डर हो गया है, या मोलेस्टेशन है, या रेप है, या चलो उसके बाद मर्डर है, और एक अलग ब्रूटल लेवल का मर्डर। आपके अंदर वो पेन, इंसानियत कहाँ गई, जहाँ पे आप किसी का रोना, चिल्लाना या शोर, उसको सुनने के बाद भी आप वायलेंट हो। मैं मेरी जानकारी में एक चींटी नहीं मारना चाहता, आप मुझे बोलो सर एक चींटा मार दो हमारे सामने, मैं नहीं मारूंगा,
मोरालिटी, रिलीजन, सब कुछ है मेरे सामने। तो किसी का अंदर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एक इस लेवल पे चला जाए? और उसमें सबसे बड़ा रीज़न क्या था, एक बच्चा 16 साल का, वो कैसे कर सकता है? तो या एंड ही वाज द मोस्ट क्रूअल, सबसे ज़्यादा क्रूअल वही था, टॉर्चरिंग सबसे ज़्यादा उसने की थी। तो जब स्टडीज़ हुई तो उस पर ये समझ में आया दैट दिस बॉय, हिज एंटायर लाइफ, व्हाट C.S. Young says unconscious, his entire life is the part of struggle. He has been beaten up, sexually abused, वो खुद भी रेप था, sexually abused था, beaten up, tortured, humiliation, poverty, unemployment, curses, abuses, no self respect। वो एक ऐसी लाइफ से आया था कि उसके अंदर बहुत एंगर भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा, और उसे प्लस वो पेट्रियार्कल माइंडसेट से था। तो अ वुमेन फाइटिंग बैक, अ वुमेन रेसिस्टिंग, वो उसके लिए ज़्यादा बहुत प्रोवोकेटिव था। एंड द वर्स्ट थिंग वाज दैट ही डिड नॉट हैव एनी गिल्ट, कोई गिल्ट शो नहीं किया, नो गिल्ट एट ऑल। सो ही वाज बीइंग स्टडीड, और उसमें उन्होंने बाद में सिर्फ ये बताया कि इसको कोई गिल्ट नहीं है, इसके अंदर ह्यूमैनिटी नाम का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, उसे सिर्फ इतना पता है खाओ ताकि जिंदा रहो। सो वट एवर इट डज इज फॉर ईटिंग। तो वो कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, गुड़गांव के आसपास एक मर्डर हुआ, हस्बैंड कॉल पुलिस एंड सेड दैट समबडी ट्राइड टू स्नैच माय कार। तो पुलिस ने बोला तुम कहाँ थे, वेयर वर यू? He said, I stopped my car at some corner area, parking area, I wanted to pee, so I went somewhere else, and by the same time some 4 or 5 people came, tried to snatch the car and stabbed my wife 20 plus times. 1 घंटे में केस सॉल्व हो गया। Who killed? The husband. क्यों मारा हस्बैंड? कैसे पता लगा हस्बैंड? Yes. Why a snatcher will stab you for 20 times? वो भी on road, busy roads जैसे एरिया में कोई 20 टाइम तुम्हें स्टैब करेगा, गाड़ियाँ रुकनी शुरू हो जाएंगी, पहली बात तो वैसे ही गिर जाओगे। दूसरी चीज़, if somebody has to snatch and a lady is resisting, तो आप कितना रेसिस्ट करोगे? 3 या 4 स्टेप के बाद बड़े से बड़ा आदमी डाउन हो जाएगा। एंड अगर वो देखेंगे कि लड़की रेसिस्ट करने पे आई गई है, रेसिस्ट करूंगी, तो तू इतनी कितनी दूर चला गया कि तुम 20 बार चाकू लग रहा और तुम्हें आवाज़ ही कुछ नहीं पता है। तो जैसे उसको पुलिस ने ढंग से पकड़ा, he said मैंने किया है। Why? Because it was not 1 stab, 2 stab, it was 20 stabs. It means somebody was extremely angry, frustrated. Third thing, दिल्ली में पीतमपुरा के आसपास क्या हुआ था, एक फादर अपने बच्चे के साथ, डॉक्टर था वो, 5-6 साल के बच्चे के साथ बालकनी में क्रिकेट खेल रहा था। वो हल्की सी प्लास्टिक की बॉल, जैसे कोई डैमेज नहीं होता, वो किसी की गाड़ी पे गिरी, झगड़ा हुआ, और वो जो जिसकी गाड़ी थी वो 10-12 लोग डंडे लेके आए, उसके घर में घुसे और उसको उसके बच्चे के सामने पीट के मार दिया। जब ये मैंने न्यूज़ में पढ़ा था, मेरे को ऐसे अंदर से हो गया था कि हम क्या बन गए हैं यार, क्या हो गया। बॉल है बच्चे की, एक डॉक्टर है, उसका एक प्यारा मोमेंट था, वो खेल रहे हैं। कौन से लोग थे, क्यों मार दिया? उनमें से किसी को अकल नहीं थी कि मर्डर नहीं करना चाहिए, भाई जेल चले जाएंगे। हो ये रहा है, द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वी हैव अ लॉट ऑफ एंगर स्टोर्ड, और ये हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन में स्टोर हो रहा है। सो इट्स द रीजन वी स्टडी साइकोलॉजिस, बिकॉज सिगमंड फ्रॉइड वाज द मैन हु टोल्ड अस वी हैव 3 डिफरेंट ब्रेन, सुपर ईगो, ईगो एंड दिस वन, द मोस्ट डेंजरस वन, एड। कोई रोड रेज में कैसे हाथापाई कर सकते हैं, कैसे मर्डर कर सकते हैं? अभी आज भी न्यूज़ आई है, एक फौजी को किसी पुलिस वाले ने और दूसरे फौजी ने मिलकर मार दिया क्योंकि गाड़ी ओवरटेक करने से रिलेटेड वॉर हुआ था। आज की खबर है तो आज की, क्योंकि उसका गुस्सा एक दिन का नहीं है। इट इज नॉट द एंगर विच इज द एंगर ऑफ दैट पर्टिकुलर मोमेंट, नो, इट इज द एंगर बीइंग स्टोर्ड। ठीक है, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, इकट्ठा हो रहा है, you are every day you're avoiding your anger. No, it is not avoiding, you are just controlling it because of your conscious behavior, thinking nahi, that nahi has been stored in your mindset the moment you will react. ये पढ़ लोगे ना, एक आम आदमी से भी डरोगे, एक साधारण आदमी भी तुम्हें ब्रूटल पोटेंशियल किलर लगेगा।
क्योंकि उसका गुस्सा एक दिन का नहीं है। तो मोस्टली ट्रैफिक में लड़ाई क्यों होती है? क्योंकि ट्रैफिक जाम, रॉन्ग कट मारा, हम रोज गुस्से का घूंट पीते हैं। मैं यहाँ से भी शाम को घर निकलूँगा, मुझे पता 4 जगह जाम फालतू लगेगा जो किसी एक बेवकूफ़ की वजह से लगेगा, फिर क्या करूँगा? कोई बात नहीं, नो दैट इज नॉट कोई बात नहीं, इट गॉट स्टोर्ड। और धीरे 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 वो जहाँ निकलेगा। हस्बैंड वाइफ में मर्डर क्यों होते हैं? वो एक दिन की चिक चिक नहीं होती। न्यूज़पेपर लिख देगा कि खाने में नमक ना होने से पत्नी ने पत्नी को मारा, एक दिन का नहीं होता है, वो रोज खाने में नमक नहीं होता। ठीक है, दिस इज द रीजन वी आर गोइंग टू स्टडी साइकोलॉजिस थ्योरी। क्लियर? Sigmund Freud was a cigar addict. He used to have 20 plus cigars in a day. वो भाई हर वक्त सिगार फूंकता रहता था, हर वक्त। So it's not a बीड़ी, it's not a cigarette, it's actually heavy. अमीरों के शौक। पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा, पुरानी फिल्मों में प्रेम चोपड़ा या ऑल द विलन ऐसे बड़ा सा, या 20 plus cigars, which is extremely dangerous. It's not related to a topic, but it is. On the birthday of his nephew, on the 18th birthday, अपने नेफ्यू के 18वें बर्थडे पे भाई साहब ने उनको गिफ्ट किया सिगार। He denied. He said, "Sorry, Uncle Sigmund, मैं सिगार नहीं पीता, ये नहीं चाहिए." He said, "When you deny the gift, you deny the gifter." जब तुम गिफ्ट को मना करते हो, ये एक्चुअली गिफ्ट देने वाले को मना करते हो। But then again smiled and said, मैं नहीं दूंगा। And then he said, "You just denied the best gift of life." जिंदगी का तुम्हें सबसे खूबसूरत गिफ्ट दिया मैंने, तुमने वही हटा दिया। उसने फिर भी मना कर दिया, समझदार था। Then throughout his life he was a chain smoker, सिगार बहुत खत्म करता था। He was taken in the hospital, he was damn serious, और डॉक्टर्स से छुपा के भी सिगार पीता था हॉस्पिटल के अंदर। Any visitor would come to see, he would request a cigar. वो बोलता था मेरे लिए कुछ भी करना है जिंदगी में, सिगार दे दो। And when he was almost there on his deathbed, he called his younger brother, gifted him a secret box full of cigar and said, "This is the legacy I'm giving it to you." ठीक है? Sigmund Freud, and please ये next line भूल जाना। Sigmund Freud said, "Cigar or cigarette helps me to focus." ठीक है? ये लाइन ऑफिशियली इग्नोर कर दो, तो कभी कोई पकड़ ले पापा बात बता दे। इन्होंने कहा था सिगार या जो सिगरेट है वो फोकस करने में हेल्प करता है, और बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस वजह से भी पी रहे होते हैं क्योंकि उसको लगता है सच में फोकस हो रहा है। ठीक है? हाँ, बाकी समझदारी यही है, से नो टू बीड़ी। मेरे एक कॉलेज में दोस्त था, वो बीड़ी पीता था, उसके पापा प्रिंसिपल थे, तो मैं उसको कहता था कम से कम अपने पापा की इज्जत का ख्याल कर, सिगरेट बीड़ी एडिक्ट था। Sigmund Freud has a lot of references. इनको पूछा गया था कि when you take cigar and you say that everything has a symbolic meaning, do we have any phallic or any sexual reference related to cigar? He took a kash and said, sometimes a cigar is just a cigar. Now ये famous line बन गई है कि sometimes a cigar is just a cigar. Like let me just enjoy, forget meaning. तो इनके बहुत सारे controversial references हैं, lines हैं। सिगार का addiction बहुत famous है। Now let's go for the theories and books. First thing, how Sigmund Freud got idea of writing. लिखो, Sigmund Freud, father of psychoanalysis, father of psychoanalysis, father of dream theories, father of dream theories, and the father of psychoanalytical criticism. मतलब वही है साइकोएनालिसिस, ये ले देके। Born 1856, Czech Republic,
born 1856, died 1939. Born in Czech Republic. He is famous, तो इनकी जगह भी याद कर लो कहाँ पैदा हुआ था. Now how he became a writer and how he actually wrote about interpretation of dreams. That reference, Irma's dream. Mention this. The reference, Irma's dream. इसे इर्माज इंजेक्शन भी कहते हैं, बिकॉज इन द ड्रीम ऑल्सो ही वॉज कॉन्शियस कि इर्मा को इंजेक्शन गलत ना लगे. हाउ ही गॉट मोटिवेटेड टू राइट, उसका रीजन है इर्माज ड्रीम, समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड इर्माज इंजेक्शन. इर्माज इंजेक्शन. See what happens when you're the part of life, you see in your dreams a lot of things which is related to some current things. जैसे आप में से बहुत सारे बच्चों ने अपने ड्रीम्स में क्लासरूम देखा होगा. आप में से बहुत से लोगों को लगा होगा कि क्लासरूम है, ठीक है. या आप में से बहुत से लोगों को लगेगा कि मैं क्लास की तरफ जा रहा हूँ या जा रही हूँ, लेट हो गई क्लास में, या टेस्ट है मुझे कुछ आ नहीं रहा है, या एग्ज़ाम, जब और एग्ज़ाम पास आएगा ना आपके सपनों में एग्ज़ाम आएंगे. तो ये था कि वाई यू आर हैविंग दैट एग्ज़ाम थिंग. सो यू विल हैव द एग्ज़ाम इन योर ड्रीम, दैट इज़ ओके, दैट इज़ कॉन्शियस ब्रेन. You are studying, but then when you will have that dream, 90% will have the dream where you don't have any idea, you don't know anything in exam. आपको कॉमन ड्रीम आएगा कि आप एग्जाम में कुछ भी नहीं जानते. ये ड्रीम ज़्यादा आता है या ये आता है कि मेरे को सब आता है? नहीं आता है. ये आपका अनकॉन्शियस फियर है. तो जो आपके ड्रीम है वो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस से मिलके बनते हैं. तो ही इज द वन हु गॉट दिस आइडिया. रिपीटिंग अगेन, हुआ क्या? रिपीटिंग अगेन, दे वर ट्रीटिंग सम पेशेंट, Irma. So Irma was in the care of Freud and 3 other doctors. Okay, 3 other doctors. One of them injected something and it was a wrong injection. Injection गलत लग गया. तो एक डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, वो इंजेक्शन गलत लग गया. अब सिगमंड फ्रॉइड नोटिस्ड इट कि हमने क्या किया, इंजेक्शन सही नहीं लगा, गलत लग गया. When he came home and slept, saw the same dream. In the dream, Irma came. That is conscious dream, because this was happening. चलो दिन की बात है, it's in your brain. But then how he got scared about Irma's life after the results of that wrong injection. Multiple चीज़ें के दिमाग में, अब क्या होगा, ऐसे कैसे होगा, उसका जीवन खराब हो गया. Because the dreams are real actually. When you are watching the dream, you are into reality. एक बार मैं ड्रीम में मर गया था. मैं खुद ही मर गया था. फिर मैं मर के सोच रहा हूँ यार बहुत सारे पेंडिंग काम थे यार, अरे यार. फिर जैसे आँख खुली मैंने देखा पक्का जिंदा होना मैं. फिर अलग, ओह मजा आ गया, अब ठीक है दोबारा सो जाओ. इमेजिन कोई ड्रीम में तुमको मार रहा है और तुम्हारी आंखें खुल जाने, लाइक थैंक गॉड. हाँ, स्लीप पैरालिसिस. अगर आप थके हुए बहुत ज़्यादा हो और आपका कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड दोनों तेज चल रहा है, स्लीप पैरालिसिस होता है. मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है. मैं पढ़ते पढ़ते चेयर पे सो गया था ऐसे ही. उसके बाद हुआ ये कि मुझे ड्रीम में मैं खुद को देख रहा हूँ कि मैं चेयर पे सो रहा हूँ एंड आई वांटेड टू डू दिस, बट मैंने पूरी ताकत लगा दी, मेरे हाथ नहीं हिल रहे हैं, मेरा ऐसे नहीं हो रहा है, और मैं समहाउ ऐसे उठा तो मुझे काफ़ी देर तक लगा मैं पॉजिस तो नहीं हो गया था, बहुत तो नहीं हो गया था, क्योंकि आई वाज हाफ स्लीपी. एनीवे, सो दिस इज द रीजन आई स्टार्टेड studying dreams, that how dreams speak about you, and this became the reason of the book. Write down the name of the book. The famous work, The Interpretation of Dreams. 1899. The Interpretation of Dreams. Anybody who has repeated dreams? किसी को ऐसा कोई जिसको रिपीटेड ड्रीम बार बार आते हो कि मेरे को तो यही ड्रीम आता है? Anybody wants to share if it is not extremely personal? पानी से.
अब बचपन में कभी ऐसा हुआ है कि पानी में कहीं आप फंस गए हो या गिर गए हो और आपको लगा हो 2-3 मिनट? पर हमेशा ये ड्रीम आता है कि दुनिया खत्म हो रही है, दिख रहा है दुनिया खत्म हो रही है और पानी से खत्म हो रही है। घर पे पूछना, जब आपको याद ना हो 2 साल 3 साल या कोई अर्ली एज, कहीं ऐसा हुआ हो कि जैसे कई बार होता है ना, खेल रहे हैं, खेल खेल में आपको कोई पानी में डुबा रहा है या नदी में किसी ने डुबा दिया, बच्चे करते हैं ना आपस में, उठा के फेंक देते हैं दूसरे को पानी में। या कोई ऐसा हो कि अगर घर पे भी आपको कोई टब में नहला रहा है और आपको ब्रीदिंग नहीं हो रही और आपको पानी डाल रहा है, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये यहाँ फिक्स हो जाती हैं। रिमेंबर नाना पाटेकर, यहाँ छोटा दिमाग होता है, छोटा दिमाग, दैट इज अनकॉन्शियस ब्रेन, सो इट इज एक्चुअली द बैक साइड. So multiple things are there which are stored and they are unconscious. So you don't know. अभी चलेंगे इसको कॉन्सेप्ट पे. Dreams reveal it. Dreams are like key, चाबी. So what's there, you know, something that has been suppressed, आपके unconscious mind में suppressed है. तो इन्होंने इस बुक में 3-4 चीज़ों की बातचीत की. First, the conscious brain. So conscious brain means you know what's going on, what's happening. Subconscious. Now, the concept of unconscious, which was given by C.S. Young. So there are 3 types of brain. Our brain functions in 3 different ways. The conscious brain, active brain. I'm teaching you as a teacher. मैं आपको एज ए टीचर पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा बिहेवियर, बातचीत, मेरी लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट्स, टॉपिक्स, अपीयरेंस, ड्रेस सिलेक्शन, वो सब मैं कॉन्शियसली करता हूँ कि अगर मैं टीचर बन के जा रहा हूँ तो थोड़ा डिसेंट सा लगना चाहिए, ठीक ठाक लगना चाहिए, ठीक है. दैट बिहेवियर इज आर्टिफिशियल बिहेवियर. आप लोग जो कर रहे हो ये कॉन्शियस बिहेवियर, सोशल कॉन्शियसनेस है, ठीक है. तो क्लास कॉन्शियसनेस भी है, क्लासरूम का कॉन्शियसनेस है, तो ये भी आर्टिफिशियल बिहेवियर है. फ्रॉइड कॉल्ड इट सुपर ईगो. इसका सुपर ईगो मतलब कोई एक्सट्रीम ईगोस्टिक मत समझ लेना किसी को. सुपर ईगो, सुपर ईगो मीन्स वेयर यू बिहेव, वेयर यू आर कॉन्शियस अबाउट सोसाइटी, you understand the expectations and you behave. What is super ego? When you behave after thinking, or you think and behave. सोच के behave करते हो. Who do you want in your society? The one who thinks and behave, or just the one who behaves? दुनिया में कौन चाहिए? किसके थ्रू ज़्यादा अच्छा समाज बनेगा? जो सोच के behave करता है या बस कुछ भी कर देता है? ठीक है. So the famous line, ancient reference, René Descartes, S silent हो जाता है यहाँ. I think, therefore I am. Existential philosophy. मैं सोचता हूँ इसलिए exist करता हूँ. Because I have brain. The famous philosophy, René Descartes. I think, therefore I am. Means I have reason. I have logic, that's why I exist. जो ही समझ में आया? जो ही नाम है तुम्हारा, है ना? अब सोच रहे हो कि क्यों सर को नाम बताया मैंने? बताओ. जो ही इस क्लास में क्यों है? पढ़ाई करने के लिए. ये जो ही ने सोचा कि मुझे पढ़ाई करनी है, क्लास का टाइम ये है, मुझे इस टाइम जाना चाहिए, एज अ स्टूडेंट जाना चाहिए. एज अ स्टूडेंट आई शुड हैव डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन में है. आप मान लो पढ़े या ना पढ़े उसके मन में है, ठीक है. पर मेरे सामने एज अ स्टूडेंट डिसिप्लिन है ना, तो मेरी क्लास में उसका एग्जिस्टेंस है. अब जो ही अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर करे तो 1 या 2 बार के बाद वार्निंग दूंगा, तीसरी बार में हटा दूंगा क्लास से. तो आप एग्जिस्ट करते हो सोसाइटी में बिकॉज यू थिंक एंड देन यू बिहेव. आज मैं बिना सोचे अजीब हरकतें करूं, 1-2 दिन में पागल डिक्लेयर हो जाऊंगा, 2 महीने में सब अपने अपने घर हो जाओगे फीस वापस लेके, ठीक है. और मुझे कोई गिनेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं. जो नमस्ते करते हैं वो नमस्ते नहीं करेंगे, क्योंकि फिर मैंने बिना सोचे बिहेव किया है. तो आई हैव एन एग्जिस्टेंस इन सोसाइटी, आई हैव अ वैल्यू इन सोसाइटी बिकॉज आई थिंक, सो आई हैव रीजन्स, आई हैव लॉजिक्स एंड आई बिहेव अकॉर्डिंगली. तो मैं सोसाइटी में तो इंपॉर्टेंट हूँ क्योंकि मैं सोच समझ, समझदार आदमी बोलते हैं ना, समझदार आदमी.
समझदार आदमी के पास बंदूक है तो आप सेफ हो, ठीक है। डर होता है पागल से, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब किम जोंग के पास है, कोई सेफ नहीं है। लेकिन हमें पता है इंडिया वाले न्यूक्लियर बॉम्ब ऐसे नहीं चलाएंगे, बहुत समझदार लोग हैं। तो पॉइंट इज इफ यू द वन हु हैज रीजंस एंड लॉजिक, यू एग्जिस्ट, बट देन इज इट रियल पर्सनैलिटी और फेक? फेक। सो सुपर ईगो इज आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी। समझ में आ रहा ना आशीष? सो सुपर ईगो इज कॉन्शियस बिहेवियर। जैसे मैंने अभी बोला कि मैं कोई चीज़ नहीं खाऊंगा, मुझे लग रहा होगा कि भी बहुत टाइम हो गया, कुछ चीज़ें नहीं खानी चाहिए, वेट कम करना चाहिए, ये मेरा कॉन्शियस बिहेवियर है, मन है मेरा खाने का। आप मेरे सामने कुछ अच्छा सा रख दोगे तो अंदर से मन है, ठीक है। सो इफ आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, दिस इज माई इमोशन, उसके ऊपर आएगा ये नो। सो whenever you use the word no, ठीक है, और you control your desires, or you tell yourself to behave, that is super ego. Clear? Morality is religion, आपका सब उसमें ही है, yes, सुपर ईगो ही है। अब आता है सबकॉन्शियस। इसमें क्या होता है, देयर आर सम हिडन डिजायर्स जो हल्की फुल्की बीच बीच में बाहर आ जाती हैं, हल्की फुल्की बीच में बाहर आ जाती हैं। इट मीन्स देयर आर सम डिजायर्स विच आर नॉट ओपनली फ्लोन और शोन, बट दे आर देयर। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू गिव गवर्नमेंट जॉब्स, सपोज कर मेरे हाथ में, तो अगर मैं 100 लोगों के इंटरव्यू करूंगा, इफ आई इंटरव्यू 100 पीपल एंड theoretically it is said that I should not be biased, should I be biased or unbiased? अनबायस्ड होना चाहिए पक्का। तो मतलब मेरे इंटरव्यू अगर तुम सामने आ जाओ तो तुम मुझे देख के खुश नहीं होगे ना? या खुद पे आएगी तो सर थोड़ा सा कमाल है, अपने लिए अनबायस्ड, बायस्ड। मैं अनबायस्ड हो जाऊं एकदम ही, देखो देखो स्वीटी इंटरव्यू तुम्हारा बहुत अच्छा है, पर ना उसने पैसे दिए हैं, ठीक है, और मैं थोड़ा सा सोच रहा हूं कि कमाई मेरी इधर से जा। Naturally, even if I show that I'm unbiased, naturally the moment I see the faces, I know तुम सबसे हंसी मजाक है, ये लोग खेलेंगे, कल परसों क्रिकेट खेलते हैं मंडे को, मंडे ट्यूसडे खेलते हैं पक्का पक्का। अब जो अदर बैचेस में भी जो बॉयज हैं या गर्ल्स हैं जो भी हैं, ठीक है, अभी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे लिए छठ का प्रसाद लेके आए थे, एक छोटा सा इमोशन लेकिन अच्छा है, वो मेरे सामने जब आएगा और मुझे बाकी से और कोई फायदा इधर है नहीं और सिर्फ इमोशन पे जाना है, तो जो मेरे नोन है मैं ऑब्वियसली क्या बोलूँगा, इनको ले लो यार ये अच्छे हैं। सो वो मेरा एक इंक्लिनेशन होगा ही होगा। इट मीन्स जो मेरे अंदर के इमोशंस है, जो मैं कंट्रोल भी करूँगा, दिखाऊंगा नहीं सबको, लेकिन मैं कहीं ना कहीं एक इंक्लिनेशन आएगा, ये दैट इज सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस मतलब व्हेन यू डू डाइटिंग, बीच में कभी कभी आप कंट्रोल करके चीट भी कर लेते हो, वो सबकॉन्शियस है, ठीक है। आपको लगता है चल आज आज, ठीक है, हाँ ये ईगो है, डिबेटेबल भी है क्योंकि इसका कोई लेवल नहीं है, इसकी कोई डिग्री नहीं है। ईगो का एक और एग्जांपल देता हूँ। इफ समबडी और एनी ऑफ यू, आप में से बहुत ऐसे कोई लोग हैं जो पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग, ड्राइंग, डांस, कोई भी, हाँ, तो जब तुम असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे तो तुम सिर्फ लिटरेचर टीचर नहीं रहोगे, जैसे ही कल्चरल फेस्ट आएगा ना तुम खुद आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। मैंने कल्चरल फेस्ट में बहुत लीड किया जा जाके, मुझे बड़ा मज़ा आता था, खुद भी प्रैक्टिस करते थे, मैं भी करता था, मज़ा आ जाता था। वो कैसे आया, मेरे अंदर एक और थी चीज़ थी, तो आपका जो टैलेंट है वो वहाँ बाहर आएगा। सो दैट इज ईगो। अब ये दोनों बकवास हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, असली चीज़ ये है। कंप्लीटली अननोन पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, कंप्लीटली अननोन, कैसे लगते हैं कंप्लीटली? दिमाग कहीं और चल रहा है, मेरा टॉपिक में चल रहा है, थोड़ा आगे चल रहा है। कंप्लीटली अननोन पार्ट ऑफ साइकोलॉजी। नाउ रिमेंबर दिस थिंग, इट इज अननोन टू whom, others or you? Yeah, so the person we are talking about, the person himself, herself has no idea about her mindset. आपको अपने ही माइंड के बारे में नहीं पता है कि आप एक्चुअली कौन हो, अनकॉन्शियस। दिस इज मोस्ट रिसर्चेबल, सबसे ज़्यादा रिसर्च इसी पे हुई है।
बिकॉज अब देखो इसमें थियोरिटिकल कैसे अप्रोच होती है. व्हाट्स योर माइंड? रिमेंबर टेबुला रासा. हाँ, सो इफ योर माइंड इज जस्ट अ ब्लैंक स्लेट, टेबुला रासा, अगर आपका माइंड सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक स्लेट है, टेबुला रासा है, तो आपका नॉलेज कैसे डेवलप होता है? नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग. यू लिव इन सोसाइटी, सो एवरी डे यू राइट समथिंग. इट्स लाइक योर अ नोटबुक and you write down things and collectively it becomes your mind. It means your mind has structural approach. ऐसे मीनिंग्स बनती जा रही हैं, चीज़ें बनती जा रही हैं. स्ट्रक्चरल अप्रोच, आपके माइंड का स्ट्रक्चर है. कैसे बना? दोबारा से देख लो. सपोज को एक छोटा बच्चा है, वो पैदा हुआ, नो नॉलेज. अब उसको नॉलेज आएगा मदर, फादर, स्कूल, कॉलेज, फ्रेंड्स, गेम्स, जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब प्रैक्टिस, मैरिज, किड्स. अब वो ये जो नॉलेज है इसका आज का, वो इनके साथ रिलेशनशिप है या सिर्फ आज का नॉलेज आज का ही है? बिकॉज वट एवर आई लर्न टूडे इज नॉट बेस्ड ऑन माई टूडेज लर्निंग ओनली. टूडेज लर्निंग विल एक्चुअली हैव अ रिलेशन विद माई अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ ईयर्स एंड ईयर्स. सो माई माइंड सेट, माई थॉट, मेरा थॉट एक दिन में नहीं बना है, एक किसी पर्टिकुलर इंसान से नहीं बना है. इट्स मीटिंग, टॉकिंग, लर्निंग, बैड एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस, फ्रस्ट्रेशंस, ट्रेजेडी, डिप्रेशन, हैप्पीनेस. स्ट्रक्चरल माइंड है मेरा. तो आज मैं जब तुमसे बात करूंगा और मैं कोई डिसीजन लूंगा, तो वो सिर्फ अभी का माइंड नहीं मेरा, वो मेरी एंटायर लर्निंग है. जैसे मैंने आपसे कभी कहा था, एक बार बताया था कि व्हेन यू बिकम टीचर्स, तो टीचर्स की कुछ चीज़ें होती हैं, 2-3 चीज़ें याद करो. हंसी मजाक सबसे करो, बट बातचीत किसी से इतनी भी ज़्यादा ना करो कि आपका इमेज ही खराब हो जाए. कुछ चीज़ें हमने सीखी है लाइफ में. दूसरी चीज़, अब मैं आपके साथ बहुत अच्छा हंसी मजाक कर सकता हूँ, लेकिन आप मुझे बोलोगे चलो सर मेरे साथ बाहर बीड़ी पीऊंगा, कभी नहीं पीऊंगा. आई विल ऑलवेज मेंटेन गैप. ये भी मैंने सीखा है. फीमेल टीचर को तो हमेशा रखना है, गैप बना के रखना हमेशा, तुम्हारे काम आएगा. फिर दूसरा, बायस नहीं होना, कभी किसी झगड़े में एक साइड नहीं लेनी, या तो दूर ही रहो या दोनों को शांत करके अलग कर दो. और चलती क्लास में किसी स्टूडेंट से डिबेट नहीं करनी जबरदस्ती. अगर वो नहीं सुनना चाह रहा उसकी हाँ में हाँ कर दो. ये सब मैंने एक दिन में सीखा है, एक क्लास में सीखा है नहीं. राजस्थान में एक लड़की को मैंने स्टूपिड बोल दिया था क्लास में. उसके दिन 2-3 दिन भाई आ गए थे अगले दिन मुझे ढूंढते हुए. मैंने कहा रीड इट, वैसे बैठी. मैंने कहा मैम रीड इट. अच्छा, वो राजस्थान में क्या, गाँव में थोड़ा लेवल ये है कि आपको अंग्रेजी पढ़वानी भी पड़ती है. यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन, यू हैव टू मेक देम रीड इन इंग्लिश. अभी थोड़ा अच्छा हो गया, आई एम श्योर, कोई बुरा मत मानना भाई, जयपुर से, तो गांव की बात कर रहा हूँ मैं. मैंने कहा रीड दीज लाइन्स, वो ऐसे बैठी है. मैंने कहा ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में कैसे आ गई लड़की, मैं तो 4 लाइन भी पढ़नी नहीं आती है. मैंने कहा करो ना, कॉन्फिडेंस आएगा, सबके सामने पढ़ो ना. मैंने कहा आर यू स्टूपिड. बस उसने कुछ रीड नहीं किया, घर जाके बोल दिया भैया मेरे को स्टूपिड बोला था. उसके 2-4 भाई आ गए नेक्स्ट डे, अपने वाली बहन को स्टूपिड बोला सबके सामने. अब मैं कैसे बोलूं कि भाई वो मेरी एक स्टूडेंट है, पूरी क्लास के सामने बोलूंगा ना, अलग से जाके बोलूं तो और बड़ा इशू बन जाएगा. फिर मैंने बड़ा समझाया, मैं कहा नहीं देखो, शी हैज़ अ करियर, शी हैज़ अ फ्यूचर, वो IAS बनेगी. हमारा काम मोटिवेशन का है, तू तेरे घर जा मेरे भाई. उसके बाद दोबारा मैंने खुद को सिखाया, चूज योर वर्ड्स. तो ये कंस्ट्रक्टिव माइंड है. तो जो आपका इड पर्सनैलिटी है, इसमें इड पर्सनैलिटी में भी आपका जो माइंडसेट है वो एक दिन का नहीं है, कंस्ट्रक्टिव है. ये कंस्ट्रक्ट बना है. और ये आपका जो इड पर्सनैलिटी है, स्ट्रक्चर्ड, कंस्ट्रक्टेड थ्रू आउट योर लाइफ. देखो बहुत ध्यान से समझना, चूंकि ये स्टेप बाय स्टेप बना है और उस स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन में आपका रोल नहीं है. बिकॉज इट हैज good things, it has bad things, and the learning involved here is mostly indirect. आप id mind को कभी नहीं सिखाते कि देख बेटा ऐसे करना आगे से. No, you just learn. बस किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आपने कंट्रोल किया, आ गया. आपने अपनी गलती से कोई सबक लिया, चुपचाप सीख लिया. सो इड माइंड में इनडायरेक्ट लर्निंग्स ज़्यादा आती हैं, सप्रेस्ड डिजायर्स ज़्यादा होती हैं. देखिए जैसे आप घूमना चाहते हो, बाहर जाना चाहते हो, आपको बोला नो. Who feels good? Nobody. ये सर मुझे अब बाहर घूमना है, मूवी देखनी है, पापा ने कहा नो. Who feels good? Nobody. बट ये गुस्सा कहाँ जाता है?
फ्रॉइड का एक फेमस केस बता रहा हूँ, डोरा। डोरा ने अपनी माँ को मार दिया था, फेमस केस। हाँ, डोरा किल्ड हर ओन मदर इन रेज। 14-15 साल की लड़की थी, गुस्से में अपनी माँ को मार दिया। सो फ्रॉइड वाज डूइंग सम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, because you know these kind of convicts, these kind of criminals, if they have done something kind of exceptional killing, so psychiatrists talk to you, ठीक है, they try to understand you. So when he called her in the clinic, she was not answering anything, वो कुछ नहीं बोल रहा था, चुप रहती थी बस straight. He thought, okay, psychiatrists क्या करते हैं, sometimes when you are not able to talk in the closed room, they'll take you for a garden thing or walk. ठीक है, आपने मूवी देखी होगी, वो शाहरुख खान उसको बीच पे लेके जाता है। हाँ, तो वो आपको ऐसी जगह पे लेके जाएंगे जहाँ आपको अंदर से अच्छा लगे। इफ़ यू सी अ बीच, इफ़ यू सी अ गार्डन, यू विल फील गुड, अंदर से आएगा, अच्छा लगेगा। इफ़ यू आर हर्ट फ्रॉम इनसाइड एंड देन यू सी गुड थिंग्स, आपको और पेन होगा और गुस्सा आएगा। सो डोरा स्टार्टेड प्लकिंग फ्लावर्स, throwing things away. Freud allowed her to do, करो। 2-3 दिन she did the same, and Freud was like, just watch, just monitor her, करने दो, गुस्सा निकालने दो। So when she released her anger, and then next day he found she is doing plantation. Next day देखा वो दोबारा से ठीक कर रही है। So Freud thought maybe we can talk, तो उसने उसको थोड़ा hypnotize वगैरह भी किया। और इसका भी एक सीक्रेट मेथड होता है, वो कई बार आपको कंफर्टेबल करने के नाम पे गोली दे देते हैं फिर कहते हैं हम आपको हिप्नोटाइज करेंगे। आप हिप्नोटाइज नहीं होते, वो गोली का असर होता है, लेकिन आपकी माइंड को लगता है कि नहीं, ये एक भगवान जैसा आदमी है, ये मुझे हिप्नोटाइज करा तो मुझे इसको सच बताना चाहिए, तो फिर आप अपने आप सच बताना शुरू कर देते हो। He started asking, she said, my mother used to compare me with others. You don't look good, other girl looks good. You don't have good hair, other girl has good hair. You don't have good marks, she has good marks. Comparison, and she said she was forcing me to feel inferior, that I was not. कह रही मुझे अंदर से पता है I'm not inferior, I'm the best. But my mother was repeatedly telling me तुम ऐसी नहीं हो, तुम ऐसी नहीं हो, तुम ऐसी नहीं हो। तो मुझे ज़बरदस्ती इन्फीरियॉरिटी डाली जा रही थी मेरे दिमाग में, और मैं अंदर गुस्सा करती थी, पर मुझे नहीं पता बताऊँ कैसे कि मैं इन्फीरियर नहीं हूँ। एक मौका मिला और उसने बता दिया, ठीक है। ये जो बच्चे 10वीं 12वीं के कूद के सुसाइड कर लेते हैं, ये बहुत बड़ा, कि हमें हंसने मजाक में पढ़ रहे हैं, लेकिन पता है ये बहुत बड़ी चीज़ है। जो बहुत सारे पेरेंट्स हैं, जो अभी दिल्ली का कल्चर क्या है, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, तो बच्चों के साथ वो टाइम नहीं बिता पाते। अच्छा, सिचुएशन ये है कि घर आने के बाद भी पेंडिंग होमवर्क होता है, लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं। वो बच्चा स्कूल में क्या देख रहा है, कॉलेज में क्या देख रहा है, धीरे 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 फिर वो 10वीं 12वीं क्लास में जाके बिल्डिंग से कूद जाता है। पेरेंट्स की गलती है बहुत बड़ी। जितना हो सके बच्चों से बात करो, लेट देम स्पीक, मेक देम सो फ्रेंडली कि वो सबसे पहले कुछ भी तुम्हें बताएं, तब जाके चीज़ होगी। होल्डर है मेरे यहाँ बिल्डिंग में, मैं देखता हूँ ना, नौकर बच्चे को लेके जा रहे हैं घुमाने, नौकर वापस लेके आ रहे हैं। पेरेंट्स के साथ रेयरली बात हो रही है, संडे लंच पे साथ बैठते हैं, तो भाई आपके साथ तो पेरेंट्स वाला फीलिंग भी नहीं रखेगा, इमोशन नहीं रखेंगे। और चाइल्ड साइकोलॉजी तो और भी बहुत वो है ना, सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स जो पैसे कमा रहे हैं साइकेट्रिस्ट, चाइल्ड साइकेट्रिस्ट से कमा रहे हैं। तो मैं एक बार मिलने गया था डॉक्टर को, तो मैंने देखा वो बच्चा बैठा हुआ, मैंने पूछा तेरे को क्या प्रॉब्लम है, कह रहे मेरे मार्क्स कंसिस्टेंटली कम आ रहे हैं। तो मैंने मन में सोचा जाके पढ़ डॉक्टर के पास क्यों आ रहा होगा, ठीक है। प्लेजर प्रिंसिपल इज एनीथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी, सो मोस्टली इट्स फीडिंग द क्यूरियोसिटी। प्लेजर प्रिंसिपल में क्या होता है, आप अपनी क्यूरियोसिटी फीड करो, अच्छा लगेगा। हर वो जो डोंट्स है ना, उसे करने के बाद प्लेजर फील होगा, हर डोंट्स में, क्योंकि वो डोंट्स आपके दिमाग में ऐसे फिक्स हो गए ना, इट्स अ चैलेंज टू यू। वो भी कर सकते हो, उसमें भी है। वुमेन के लिए तो बहुत सारे हैं डोंट्स। तो जिस दिन आपको व्हाई वुमेन टॉक्स अबाउट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, आज़ादी आज़ादी आज़ादी, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा कंट्रोल किया गया है कि उसको अपनी लाइफ का अचीवमेंट ही आज़ादी लग रहा है। और आज़ादी का एक बड़ा रीज़न इन इंडिया जॉब है। सिर्फ जॉब आज़ादी नहीं है, जॉब एक अच्छा रास्ता है, क्योंकि जिस दिन आप अपना 1-1.5 लाख खुद का करोगे और फिर आप एक अच्छा सा रूम लेके 20,000 का एक अच्छा सा रूम लेके रहते हो, खाना पीना मिलता है, तो बाकी 80,000 में आप मन मर्जी अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। तो जितने डोंट से पहले आप वही ट्राई करोगे।
मोस्टली लोग क्यों कहते हैं दिल्ली आके बच्चा बिगड़ जाता है? क्योंकि जो स्मॉल टाउन्स में मोस्टली डोंट्स हैं वो दिल्ली में उनको बहुत नॉर्मल दिख रहे होते हैं। पापा ने कहा था कि शराब पीने वाले तो पागल होते हैं, यहाँ तो लड़कियां पी रही हैं, तो उसको डोंट, अच्छा चूंकि वो घर में डोंट है तो यू ऑलरेडी हैव अ स्पिरिट टू ब्रेक इट। ठीक है, रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। साइकोलॉजिकली आप रूल्स तोड़ना ही चाहते हो। नोबडी वांट्स टू फॉलो रूल्स एंड द मोमेंट यू ब्रेक द रूल यू फील रिवार्डेड, प्लेजर प्रिंसिपल, आपको हर चीज अच्छी लगेगी। दैट रिजल्ट्स इन मेनी क्राइम। ओके, सो इट इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ साइकोसेक्सुअल एनर्जी। अब देखो ध्यान से देखना, ये टॉपिक ना केवल बॉयज को हेल्प करेगा, गर्ल्स को स्पेशली बहुत हेल्प करेगा। जो उस इड का ही पार्ट है। यस, इफ यू हैव सडन फिट्स ऑफ एंगर, किसी को दौरे पड़ते हैं गुस्से के, वो भी इड का पार्ट है। इट इज कंप्लीटली अननोन टू यू। व्हेन यू विल टॉक टू समवन, वो कभी नहीं बोलेगा मैं ऐसा हूं, उसे पता ही नहीं है। समटाइम्स यू विल बी सरप्राइज सीइंग योर ओन पर्सनैलिटी, ये मैं हूं। बेस्ट एग्जाम्पल, पीपल हु आर हाईली ड्रग्ड, दे बिहेव डिफरेंट। कोई बहुत ज्यादा नशे में होता है, कुछ और हो जाता है, वो कुछ और हो जाता है। अच्छा, ये जिंदगी ऐसी जी ली है कि मुझे एग्जाम्पल वैसे ही बहुत मिल जाते हैं, और दारूबाजों के तो एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। मेरा एक दोस्त था बहुत पहले कॉलेज में, तो हमने देखा, वो शादी में गए, किसी की शादी में गए, वो टुन हो गया कहीं से देसी वेसी पी के, वो शीशे में जाके बात कर रहा है, और उसके कभी 40% से ज़्यादा मार्क्स नहीं आते थे। वो शीशे में कह रहा है कि मैं 90% का आदमी हूँ, मेरा बाप कह रहा है 40%। तो मैं हंस रहा था, मैं कहा अच्छा 40 के ऊपर तो आते नहीं है, ये 90% वाले लोग हैं। अब समझ में आता है दैट डीप डाउन ही हैड द फेथ दैट आई डिजर्व 90%, बट फैमिली वाज रिपीटेडली टेलिंग कि एक बार 40% आ गया, दोबारा करके दिखाओ, बार बार 40 बोलते, दोबारा भी 40 आया, उसे कह के इन्फीरियर फील करवाया। अब समझ में आता है, क्योंकि वो चीज़ें पढ़ ली मैंने। So the one who was talking to the person in the mirror was actually the person talking about his inner side, that yes, I am confident. Id personality ये psychosexual energy का भी part होता है। Rape cases में most of the criminals, rape cases में most of the criminals extremely unknown नहीं होते हैं girls को, they are mostly known. अगर आप 100+ केसेस देखोगे ना रेप केसेस में, तो 99% केसेस में जो वो होगा अक्यूज, वो लड़की का बहुत अच्छे से नोन होगा। कोई क्लोज रिलेटिव, कोई क्लोज फ्रेंड, कोई बेस्ट फ्रेंड, कोई इस टाइप के लोग होंगे। अननोन बहुत कम होंगे कि किसी ने जस्ट एम ही किसी को किडनैप कर लिया, बहुत कम होगा। क्योंकि व्हेन यू डू द क्राइम देयर इज अ डिजायर। ठीक है, नाउ इफ वी से इट इज अ फैलिक डिजायर, ठीक है, हार्मोनल डिजायर, तो भी फियर ऑफ पनिशमेंट, फियर ऑफ रिजल्ट्स उसको किसी को रोक देगा। ठीक है, लेकिन somebody who is always around you, लड़कियों तो स्पेशली सीख लो, लाइफ में काम आएगा ये, who is mostly around you, you don't know what's going on in the brain. ठीक है, now somebody who is not able to convey, not able to talk, is storing that emotion in his brain, which may result in any kind of molestations. Mostly if you get drunk with your friends, so they take it as an opportunity, तो ये नुकसान आपके लिए होता है, क्योंकि उसके माइंड में ऑलरेडी बहुत पहले से ही है। ड्रिंक करने के बाद, और आपने भी ड्रिंक किया, तो उसको लगता है कि भाई ये एक्सेप्टेंस है, इंडिया भी है ना, तो वहाँ पे फिर सिचुएशंस होती हैं। सो बी सेफ। आपको ज़्यादा खतरा अपने आसपास वालों से है, अननोन लोगों से परसेंटेज कम है खतरे का, बिकॉज देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू डू समथिंग, और वो स्ट्रॉन्ग रीजन एक दिन का नहीं होगा, एक दिन का नहीं होगा। क्लियर? दैट्स एड। ये लिबिडो कंट्रोल करता है, लिबिडो को बोलते हैं साइकोसेक्सुअल एनर्जी। इट कंट्रोल्स लिबिडो। हाँ, एडिपस, इलेक्ट्रा, सब इसी के कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इसमें और 2-3 चीजें लिख लो। कायदे से फ्रॉइड है ना, 1 हफ्ते पढ़ाना चाहिए मुझे, बहुत चीजें इसके अंदर पढ़ने के लिए, बहुत चीजें। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, द आइडिया ऑफ ड्रीम नरेशन।
नहीं नहीं, थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स, हमें कॉन्सेप्ट देखना है. आइडिया ऑफ ड्रीम नरेशन. नाउ वी हैव अंडरस्टूड सुपर ईगो, ईगो, इड, ड्रीम नरेशन, ड्रीम कॉन्सेप्ट. मेन कॉन्सेप्ट ड्रीम का ही है ना, तो मेन ड्रीम को पढ़ा था. लिखो, ड्रीम्स आर द बेस्ट मीडियम of wish fulfillment. Dreams are the best medium of wish fulfillment. जो चीज आप नॉर्मली नहीं कर सकते लाइफ में, वो सपने में आराम से हो सकती है. विश फुलफिलमेंट. कितने लड़कियों ने सपने में बाइक चलाई है? कार, बाइक. जितने भी डोंट्स हैं वो सपने में डूज हुए हैं. हाँ, क्योंकि जो डिजायर है उसको करने का वो ड्रीम करवा देता है. ठीक है. नेक्स्ट, कोई ड्रीम में वाइस चांसलर बना है? करोड़पति, बिलियनर? नहीं. नेक्स्ट लिखो, लेटेंट कंटेंट. लेटेंट कंटेंट ड्रीम विश फुलफिलमेंट का काम करते हैं. लेटेंट कंटेंट, इट डील्स विद द हिडन मीनिंग्स बिहाइंड इमेजेस. हिडन मीनिंग्स बिहाइंड इमेजेस. हिडन मीनिंग्स बिहाइंड द इमेजेस. इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एड. आप किसी भी चीज से प्रवोक हो सकते हो, किसी भी चीज का डबल मीनिंग ले सकते हो, किसी भी चीज का कुछ और बना सकते हो. टोटली डिपेंड्स ऑन यू. सो मोस्टली इट इज गाइडेड बाय इड. आपका माइंडसेट कैसा है? डील्स विद इड पार्ट. डबल मीनिंग कन्वर्सेशंस हो सकती है, बातचीत हो सकती है, एनी सिंबॉलिक स्ट्रक्चर. जो आप किसी भी चीज का सेक्सुअल रेफरेंस ले सकते हो, किसी भी चीज का कॉमिक रेफरेंस. सो ये गाइडेड बाय इड होता है. आपके माइंड के अंदर क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए कोई भी इंटरप्रिटेशन, कोई भी चीज प्रोवोकिंग हो सकती है. कलर्स प्रोवोक करते हैं बहुत लोगों को, सिंबॉलिक स्ट्रक्चर्स प्रोवोक करते हैं. नेक्स्ट देखो, फ्री एसोसिएशन. फ्री एसोसिएशन, दैट्स अ प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ पीपल डू. अच्छा, ये सब पढ़ने के बाद जब मैं खुद डॉक्टर से बात कर रहा था ना, तो मुझे लग रहा था कि ये सब तो पढ़ रखा है मैंने, क्या क्या बता लिया. फ्री एसोसिएशन. इफ यू गो टू द डॉक्टर्स, साइकेट्रिस्ट क्या करते हैं, दे विल गिव यू 2 or 3 बुकलेट्स. In these booklets you will have 300-400 questions per booklet. 2-2.5 घंटे आंसर करते रहो. You will lie in 10-15 questions initially. वही questions थोड़ा अलग लैंग्वेज में रिपीट भी होंगे. लास्ट तक आप थक जाओगे. You'll be tired and like हाँ ठीक है ये इसका ए, इसका भी. क्या आपको किसी नियर बाय के मरने का डर है? हाँ है. क्या आपको लगता है आपकी ज़िंदगी से कोई चला जाएगा? हाँ है. तो लास्ट में आप क्या करोगे? जल्दी जल्दी. क्योंकि द मोमेंट यू विल सी दैट देयर आर 200 क्वेश्चंस, द फर्स्ट 20-25 क्वेश्चन विल बी कॉन्शियस बिकॉज यू आर एट द डॉक्टर्स प्लेस. डॉक्टर इज गोइंग टू जज यू, सो यू विल ट्राई टू पोर्ट्रे. ओवर स्मार्ट बनोगे. मैंने भी किया था. मैंने कहा बहुत सही आंसर दूंगा इसको, अच्छे अच्छे. कह रही आपको ADHD में, मुझे पता है यार. तो वो क्या करते हो, लास्ट के आंसर पढ़ते हैं. वैसे ही कॉन्सेप्ट होता है फ्री एसोसिएशन. दे विल आस्क यू टू स्पीक और राइट. जो मन में आए बोलो, विदाउट एनी रेफरेंस. एक अच्छे से सुंदर से कमरे में बोलेंगे, बोलो क्या लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, बोलो. बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत कंफर्टेबल कर देते हैं. फिर आप बोलोगे लाइट अच्छी नहीं लग रही, वो भी एक्सेप्टेड है. फिर आप बोलोगे मुझे डॉक्टर ही समझ नहीं आ रहा, वो भी एक्सेप्टेड है. फिर आप बोलोगे बर्ड्स अच्छे लगते हैं. योर वेरियस थॉट्स, वो बोलेंगे जो जो तुम्हारे मन में अब आ रहा है, वट एवर इज कमिंग इन योर ब्रेन नाउ, just write it or speak. Sometimes they can ask you write it, because when you write, you actually write a lot of real stuff. That is free association. वो आपके various random references को connect करके आपके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं. That's free association theory. ये भी फ्रॉइड का आइडिया है. नेक्स्ट लिखो, कंडेंसेशन. नेक्स्ट टर्म. Condensation. One image that stands for multiple ideas.
you know, something, some one symbol, one image that can give you a lot of ideas. इसको ऐसे लिख लो, multiple ideas merged into one image. Multiple ideas merged into one image. Multiple ideas merged into one image. कोई एक इमेज या कोई एक कलर या कोई एक चीज़ जो आपको बहुत सारे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे रिलेटेड हो. मोटिवेशनल पोस्टर्स. मोटिवेशनल पोस्टर्स पढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, पार्ट ऑफ सक्सेस हैं. बहुत से लोग बिलियनियर्स को फॉलो करते हैं, बिलियनियर लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं. इंस्टाग्राम पे आप देखो, वो आपको एक अच्छा सा वीडियो दिखाएंगे बिलियनियर्स लाइफस्टाइल. और बहुत सारे, इंस्टाग्राम भी बेस्ट एग्जांपल है. किसी की आइडियल लाइफ देख के फिर आपको भी लगता है कि ये होना चाहिए. तो योर मल्टीपल डिज़ायर्स, मल्टीपल थॉट्स बेस्ड ऑन वन स्ट्रक्चर और वन पर्टिकुलर इमेज. तो एनीथिंग, मोटिवेशनल पोस्टर से लेके आइकॉनिक हीरो हीरोइंस या कोई वॉलपेपर जो आप रखते हो मोबाइल पे, वो उसका एग्जांपल है कंडेंसेशन का. अब नेक्स्ट लिखो. He wrote 3 essays on the theory of sexuality, 1905. Theory of sexuality, 1905. Theory of sexuality, 1905. 3 essays. The book has 3 essays, collection of 3 essays. Theory of sexuality, that's 1905. This book is the foundation of. This book is the foundation of psychosexual energy. Psychosexual energy. जो कॉन्सेप्ट था ना, हमने साइकोसेक्सुअल एनर्जी रेफरेंस लिया था, वो इस बुक में इसने बताया है. इन दिस बुक वी गॉट द आइडिया ऑफ साइकोसेक्सुअल एनर्जी. Here he deals with Oedipus complex. From childhood, how the idea of sexuality gets developed. Oedipus complex. So we already have done, so I don't think मुझे ज़्यादा narrate करना पड़ेगा. Oedipus complex पता है ना आपको? A child's natural attraction towards his own mother, which is actually different sex attraction. सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी होता है ना मदर की बॉडी से, यू आर द पार्ट ऑफ दैट बॉडी, तो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी होता है. एडिपस कॉम्प्लेक्स. सेकेंड आइडिया, लिबिडो, सेक्सुअल डिजायर्स, लिबिडो. हाँ, इसमें ये भी बहुत अच्छा वर्क है, कायदे से इसको बहुत डेप्थ में पढ़ना चाहिए, बहुत डेप्थ में. Here in this book it talks about the kids, infants, the idea of sexuality for the infants, how they explore, how they develop. इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं. इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, पर हमें उतना जाना नहीं है उन चीज़ों में. नेक्स्ट बुक, बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल, 1920. Next book, Beyond the Pleasure Principle, 1920. Next, 1920. Beyond the Pleasure Principle. In this, it talks about death drives. है कोई मरने का शौकीन? डेथ ड्राइव्स. थैनेटोपॉलिटिक्स यहीं से आती है. इट इज कॉल्ड थैनेटॉस. गिल्टी प्लेजर्स, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो लेकिन मजा आ रहा है. वैसे फ्रेंकली स्टडिंग एग्जिस्टेंशियलिज्म, मुझे लगता है जिंदगी जियो, मजा आ रहा है तो आना चाहिए, जेल में बच जाना बस. क्योंकि लास्ट में ना हम लोग को लाइफ में क्या बोला गया है, 4 लोग क्या कहेंगे, और 4 लोग और लोग कुछ नहीं होता. 4 लोग को सुनना बंद कर दो, 4 लोग गायब हो जाएंगे.
जितना ज़्यादा सोशल बन जाओगे, जितना ज़्यादा लोग क्या कहेंगे, उतना ज़्यादा अपनी लाइफ को ख़त्म कर दोगे। और जिस दिन आँख और कान बंद करोगे एंड इग्नोर व्हाट पीपल विल से, एक अच्छी लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। देखो, यू आर बाउंड, आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, यू आर मैरिड, आपके लिए मुश्किल है, मेरे लिए आसान है। मुझे अभी सिर्फ एक लोग क्या कहेंगे उसका डर है। बट इमेजिन, जैसे मैं रह रहा हूँ, कोई जानता नहीं, किसी का मतलब नहीं, जाते जाते मुझे क्या करना है, स्टूडेंट्स अवॉइड करने हैं, जी ऐसा छोड़ दिया मैंने, तो साइकोलॉजिकली मेरी लाइफ ज़्यादा अच्छी है। हाँ, लेकिन एज यू आर इन अ फैमिली, तो 2-3 लोगों को छोड़ो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपको टॉन्ट करेंगे, कमेंट करेंगे, दूर दूर से होंगे, ठीक है, रिलेटिव्स एंड ऑल, इग्नोर करो। हाँ हाँ, विमेन तो सेंसिटिव होते हैं ना। नहीं, फ्रैंकली लड़कों को मुझे नहीं फर्क पड़ता किसी ने कुछ कहा। लड़कों, तुम्हें कुछ फर्क पड़ता है किसी रिलेटिव ने कुछ कहा? तुम्हें फर्क पड़ता है? किसको नहीं फर्क पड़ता किसी ने कुछ कह दिया तो? नहीं, बॉयज में शिवम, क्यों नहीं जवाब, क्यों जवाब देना क्यों है? अरे आई डोंट नो, मे बी आई हैव ट्रेन्ड माई सेल्फ ऐसा कुछ करके। मतलब कोई बोले आपको कुछ नहीं आता, ठीक है यार, सही है, तू सही है, क्या करूँ मैं? अभी एग्जाम दो, मतलब चला गया, ठीक है, आपके सामने एक उदाहरण बोलेगा, मोदी जी तो आके ऐसे, मतलब ये सब बोलेगा। मैं पर्सनल की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल तो मेरी ओपिनियन है ना। पर्सनली आप आके बोलेगा? नहीं, पर्सनल, पॉलिटिकल तो ओपिनियन है मेरी। एक तो पता क्या है, देखो क्या है, अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा वेटेज दोगे लाइफ में, तो उसके बोलने का फर्क पड़ सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़, मतलब देखो, क्लोजेस्ट कोई है, अपना ही सगा भाई, अपनी बहन है, कुछ बोलेगी तो आपको बुरा लग सकता है, मानता हूँ, पर मैं मेरे सारे रिलेटिव्स में बदनाम हूँ, और उनका एक ही लाइन है, पैसा आ गया है, हवा में उड़ रहा है, एंड आई एम ओके, या सही है, जब नहीं था तो तुमने पूछा नहीं, अब मैं उड़ रहा हूँ तो तुम्हें क्या दिक्कत है? तो मैं ईगोइस्ट हूँ, ठीक है, हाँ, घमंडी वगैरह सब कुछ मैं हूँ, तो मैं क्यों सबको जा जाकर बताऊँगी नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, या बिजी हूँ लाइफ में? नहीं, ये भी बोलते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा ही पड़ गया, कोई बात हो। हाँ ये भी है, इतना मत सोचा करो, जितना सोचोगे ना, देखो एक चीज ईमानदारी से बोल रहा हूँ, ईमानदारी से, द वन हु रियली मैटर्स इन योर लाइफ उसका सुन लो, ठीक है, बाकी सब भीड़ है, बाकी सिर्फ क्राउड है, और ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें अपना टाइम कहाँ वेस्ट करना है। ज़्यादा सुनोगे तो ज़्यादा लोग बात करेंगे, हाथ जोड़ के हाँ कर दो ना, आपने कहा मैं बदतमीज हूँ, जी हाँ, सुधारूंगा अपने आप को, ठीक है, आपने कहा मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, अपीयरेंस खराब है, यू राइट। कौन ऐसा है जो लास्ट में बुढ़ा होके डिसफिगर्ड नहीं होगा? तो कोई तुम्हें ब्यूटी पे बोल रहा है, कलर पे बोल रहा है, कास्ट पे बोल रहा है, हाथ जोड़ो, थैंक यू या टाइम नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़, शाश्वत एक बात आओ, तुम सड़क से जा रहे हो, सामने से एक पागल सांड आ रहा है तुम्हारे सामने से, तुम उससे ताकत दिखा के लड़ोगे, साइड हट जाओगे? साइड हो जाओ, जाने दो उसको, मैं क्यों उससे भिड़ूंगी? नहीं, मैं तो इधर से आऊंगा, जाने दो। तो जब तुम्हें कोई कमेंट बाजी करे, समझ, जाने दो। चलो नेक्स्ट लिखो। अच्छा, एक बस एक लास्ट पॉइंट और, फिर हम टॉपिक भी चलते हैं। इफ यू पे अटेंशन टू दोज, वो और करेंगे, बिकॉज यू आर फीडिंग देम, ठीक है। किसी के कहने पे तुम तेल मिला गए ना, तो तुम्हारी वीकनेस जान गया, फिर वो तुम्हारी वीकनेस जान गया, तो इसलिए भी रिएक्शन मत दो। जापानीज टेक्निक है हाइड द फेस, दिस इज अ जापानीज टेक्निक, हाइड द फेस। आप नोट करना, टूरिस्ट जो इंडिया में आते हैं जापान से, वो फेस को ना बहुत ज़्यादा चमकाते हैं, आपको उनको बहुत ज़्यादा पाउडर या सब दिखेगा। देयर इज अ थ्योरी दैट व्हाट योर हार्ट इज गोइंग थ्रू विल कम ऑन योर फेस, तुम्हारे दिल में जो है वो तुम्हारे फेस पे आएगा। सो इफ यू वांट टू फाइट योर एनिमी, हाइड योर फेस।
अपने एनिमी को अपने चेहरे से दिल का हाल पता लगने मत दो। तो जापानीज का आप कभी भी नोट करना, उनके फेस के रिएक्शंस बहुत फ्लैट मिलेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट है इनका। देखो नेक्स्ट द ट्रॉमा, देखो द ट्रॉमा प्लेजर, ट्रॉमा प्लेजर इसी में ट्रॉमा प्लेजर, ट्रॉमा प्लेजर। देखो अब सोचो, ट्रॉमा तो बैड थिंग है, ट्रॉमा इज बैड थिंग, बट you once somebody who has gone through trauma, the same person will imagine, recall the trauma again and again with various other options to conquer it. तो अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो उसको कई महीने कई साल तक याद रहता है और उसको रिकॉल करता है कि मुझे ऐसे बिहेव कर देना चाहिए था, मुझे वैसे बिहेव कर देना चाहिए था। लड़ाई करने के बाद आधे घंटे के बाद याद आता है एक अच्छा वाला डायलॉग कि मैंने ये नहीं मारा। बॉयज के साथ भी होता है, तुमसे कोई बदतमीजी करके चला जाए, फिर तुम्हें थोड़ी देर लगता है कि यार इसको मुझे ऐसे दे देना चाहिए था एक, ठीक है, या ऐसे करना चाहिए था। वो जो उस कॉन्सेप्ट को तुम रिकॉल करते हो और अपनी साइकोलॉजी में रिकॉन्कर करने की कोशिश करते हो। खास करके दिस इज रियली बैड एज अ मैरिड पर्सन बता रहा हूँ। झगड़ा खत्म होने के बाद 20 मिनट के बाद एक वो डायलॉग वापस आता है कि मैंने ये पॉइंट तो बोला ही नहीं, नहीं करे यार, अभी तो खत्म हुआ था। ठीक है, बाकी वर्क्स छोड़ दो, बाकी पे हमें नहीं जाना है। वी डोंट हैव टू गो इन द डेप्थ ऑफ दिस मैन, इतना काफी है। इन्होंने हिस्टीरिया, ड्रीम सब कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट राइटर। देयर आर मल्टीपल केसेस, वी डोंट हैव टू डाइव डीप। नेक्स्ट राइटर जैक्स लकान, फ्रेंच फ्रॉइड बोलते हैं इसको, मॉडर्न फ्रॉइड। जैक्स लकान, फ्रेंच फ्रॉइड बोलते हैं इसको। बस ये खत्म हो जाएगा ना तो उसके बाद एक छोटा सा राइटर है, खत्म हो जाएगा ये। ही इज ऑल्सो फेमसली कॉल्ड फ्रेंच फ्रॉइड, और ये मॉडर्न भी है थोड़ा सा। प्लस वन मोर थिंग, ही इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। इज द पार्ट ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है ये जैक्स लकान। लकानियन आइडियाज, लकानियन साइकोलॉजी, जैक्स लकान। ये समझ गए, सब समझ जाओगे। I'll tell you the timing. He's a French psychoanalyst, structuralist, post-structuralist. Born in Paris 1901, died 1981. 1901, 1981. Now why he's famous? As being a structuralist and post-structuralist plus a psychoanalyst, he did linguistic study of psychoanalysis. उन्होंने language को भी study किया. He studied language also. Linguistic analysis of psychoanalysis theories. How the psychology is reflected through words, how we speak, what does that mean, the tone. Like he uses linguistic approach to study psychoanalysis. इन्होंने language का भी इस्तेमाल किया है. The famous works, एक ही बुक है वैसे basically, सबसे ज़्यादा important एक ही वर्क है. Eccritus, 1966. Famous work. (1966). 1966. बाइबल ऑफ लकान बोलते हैं इसे, लकानियन फिलोसफी, बाइबल. Multiple questions match the following direct titles. Eccritus, famously called
Bible of Lacan. Now, the theories he has given here. The first famous theory, how a kid develops his psychology. छोटा बच्चा अपना माइंडसेट, अपनी साइकोलॉजी डेवलप कैसे करता है, दैट इज कॉल्ड, यस, मिरर स्टेज. द मिरर स्टेज, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड मिरर स्टेज. पेपर में आएगा तो मिरर स्टेज के नाम से आएगा. सी, व्हेन अ बेबी इज born, the baby has no knowledge, so we just studied this idea that tabula rasa, but calling it tabula rasa, you just gave a linear answer कि ठीक है सर, वो अपने आप सब सीखेगा, धीरे धीरे हो जाएगा. But how it starts, so in structuralist approach या structuralism के अकॉर्डिंग वो बोलते हैं कि जो राइटर है, मीनिंग बनाता है, the writer who makes the meaning of the world has to identify himself in the society. Remember exotropy? याद है एक्सोटॉपी, सेल्फ पोजिशनिंग. हाँ, कि राइटर कौन है, आउटसाइडर है कि इनसाइडर है, या खुद की उसकी अपनी पोजीशन क्या है, क्या उसका पर्सपेक्टिव है, सेल्फ पोजिशनिंग. वैसे ही द मोमेंट अ किड हैज़ टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, उसे दुनिया बनानी है, समझनी है, तो दुनिया समझने से पहले खुद को समझना पड़ेगा. ही विल हैव टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ. हाउ अ किड इज गोइंग टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ? Until unless you have seen yourself. I? हाँ, the sense of I. बहुत बढ़िया ना, शाबाश. तुम को बोलते हो me और I am. Who is this I? When you say I, who is actually I? What do you mean? What does it denote? When you talk about yourself, who are you? Now just imagine this. There are no mirrors in the world. दुनिया में शीशा है ही नहीं. Have you seen yourself? If there are no mirrors, can you say that you have seen yourself? Will you be able to see yourself? Will you be able to recognize yourself? And naturally, can you just see your entire body? किसी की गर्दन घूमती है पीछे, अगर मैं यहां पे कुछ चिपका दूं तो क्या मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं? तो अगर मेरी शर्ट पे कुछ लगा है या बैक पे कुछ चिपका है, तो सी दैट आई नीड मिरर. इट मीन्स विदाउट मिरर यू कैन नॉट सी योर होल बॉडी. आप अपनी पूरी बॉडी भी नहीं देख सकते. इफ यू हैव नॉट सीन योर सेल्फ, इफ यू आर नॉट एबल टू सी योर सेल्फ, हाउ द हेल यू गोना काउंट योर सेल्फ एज एन एंटिटी? तुम खुद को पहले खुद तो बनाओ, तब तो पर्सपेक्टिव बनेगा ना कि मीनिंग किसके लिए मीनिंग. हु आर यू, तुम कौन हो? तो ये कॉन्सेप्ट है चाइल्ड के लिए. चाइल्ड आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन इज ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ द मिरर. बच्चे को उससे पहले अपने बारे में नहीं पता था. दिमाग एक्चुअली कहाँ है? कहाँ है दिमाग? आप कहोगे यहाँ. एग्जैक्टली साइंटिस्ट को पता होगा कहाँ, राइट? आप यहाँ जिंदा हो, आप बॉडी में जिंदा नहीं हो. दिस टेल्स यू यू आर अलाइव, दिस गिव्स कमांड, बॉडी मूव्स. एंड इफ यू हैव नो आईज यू कांट सी योरसेल्फ, सो यू स्टिल जिंदा, यू स्टिल अलाइव, बट यू हैव नॉट सीन योरसेल्फ. और तुमने खुद को देखा ही नहीं है, तो तुम किसके साथ बाइनरी पोजीशन बनाओगे? पहले खुद को तो काउंट करो. सो व्हेन द बेबी इन्फेंट is taken in front of the mirror, for the first time the baby identifies himself as a unified whole. अपने आप को एक स्ट्रक्चर समझता है कि मैं भी कुछ हूँ. बेबी पहली बार अपने आप को पहचानता है कि मैं कौन हूँ. He sees himself as a unified whole. Hand, leg, parts of body, उसे दिखता है collectively ये मैं हूँ. एक बात आओ, आपका सिर्फ इतना सा हाथ, उसकी कोई फोटो खींचे और आपको 6 महीने बाद पूछे किसका हाथ है, आप पहचानो अपने हाथ को? अगर आपको याद नहीं कि आपके हाथ की फोटो खींचे तो नहीं पहचानोगे ना.
पहचानने के नाम पे चेहरा ही है आपके पास, हाथ पैर तो नहीं पहचान सकते ना अपने, सिर्फ फेस आईज और उसके साथ जो अपीयरेंस बन रहा है वही पहचान पाओगे। The point is, brain has given you an idea. This is your appearance, social appearance. सोसाइटी में जब हम किसी का नाम लेते हैं, हमें उसके हाथ पर नहीं आता तो उसका चेहरा याद आता है। अरे तेरे को पता है मेरे 10th क्लास में दोस्त था, अरे हाँ यार उसका हाथ तो याद आ गया, पैर नहीं याद आ रहा, फेस याद आता है। So this is the social understanding that face is giving you an identity. Face is helping you to have binary oppositions. ठीक है? But the mind that tells you that you're alive and the face is there. How will you see yourself? It's the mirror only. Mirror में पहली बार बच्चे को पता चलता है कि मैं छोटा सा ही हूं पर ये मैं हूं। You must have taken kids in front of mirror. किया है? मैंने तो खूब किया है। मैं तो बचपन में करता था, तो मुझे नहीं पता था मैं इतनी बड़ी थ्योरी का पार्ट हूँ। मैं ऐसे गोद उठाया करता था कि ये देख कौन है, वो ऐसे देखता था, फिर मैं नोज को टच करता था कि ये तू है, वो सोचता होगा क्या वो हरकतें कर रहा है ये। अब तो मेरे भाई का छोटा बच्चा है तो उसको मैं कह रहा था, मैं मिरर स्टेज पढ़ाता हूँ, चल तुझे लेके देख बेटा ये तू है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तू है। सो देयर यू रियलाइज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट दिस इज मी। द मोमेंट यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ, you actually find your own existence, and then the games of interpretations, meanings, psychology starts. So this is mirror stage. उससे पहले बच्चे की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। अब the moment kid identifies himself, develops a natural jealousy against all the people who are bigger than him. Natural jealousy आती है। जैसे ही वो सामने देखेगा कि मैं छोटा सा हूँ और मम्मी या पापा उनका बॉडी मेरे से बहुत बड़ा है, नेचुरल जेलेसी आती है। द बेबी हैज नेचुरल जेलेसी। बच्चा वॉइस कब से रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ ये इसकी वॉइस है या उसकी वॉइस? वॉइस पहचान जाते हैं, मदर की वॉइस पहचानते हैं, वो तो 15 दिन 20 दिन 10 दिन में हो जाता है। लाइक दे आर एबल टू डिफरेंशिएट। मदर की वॉइस तो बहुत जल्दी पहचानेंगे, सबसे पहले माँ को सुनते हैं, बट इन 10 to 15 days they'll be able to differentiate that this is my mother and this is someone else. Now seriously, यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो क्या होता है। Lacan said that the life has been divided in, or sorry, the personality has been divided in imaginary, symbolic, and real. So what Sigmund Freud called superego, ego, id, just like that, he gave 3 stages of personality or 3 levels of personality, 3 types of personalities. जैसे उसने फ्रॉइड ने बोला ना कि हम एक्टिंग कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं आपस में, फ्रॉइड के अकॉर्डिंग वी आर इनटू सुपर ईगो, तो वी आर हैविंग प्रिटेंशंस, हम प्रिटेंड कर रहे हैं। इन्होंने बोला देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, व्हेन यू प्रिटेंड, व्हेन यू डोंट। 3 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी बाय जेक्स लकान। द फर्स्ट वन, इमेजिनरी। इमेजिनरी पर्सनालिटी द इन्फेंट हैज initially 0 to बच्चा लैंग्वेज ठीक ठाक बोलना कब शुरू करता है? नॉर्मल कम्युनिकेशन 2 साल में, 3 साल में, मतलब वो बोल देता है ना कि आई वॉन्ट फूड, आई वॉन्ट टू गो आउट। ठीक है, इन्होंने एक्चुअली लिसन, इन्होंने 18 मंथ्स बोला था, अकॉर्डिंग टू 18 मंथ्स। आप इसको 2 साल कर लो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट इज 18 मंथ्स, ठीक है, 0 to 18 months when the baby is totally new to the language. So infant जिसको लैंग्वेज आती ही नहीं है, बेस्ट तो यही है जो बुक में है, 18 months 0 to 18 months नो लैंग्वेज ले दो, सबसे अच्छा है नो लैंग्वेज। 0 to 18 months baby has no language. Now this is going to help you, Rajeshwari. Sir, after 10 months, my children have started to speak, sir. Within 10 months? हाँ, sir. Brilliant kids. Wow. हाँ, 18 महीने के बच्चे वर्ड्स बोल सकते हैं,
पापा मम्मा, हाँ हाँ, so they are like having zero level language knowledge, proper no proper communication. So maybe like mama papa, खाना. खड़े भी वो सीख लेते हैं, बोलना तो खड़े भी सीख लेते हैं. इनिशियल फेज बड़े बेकार होते हैं इसमें. जब वो चलना सीख लेते हैं फिर वो आपकी चीज़ें उठा उठा के फेंकेंगे. उनके लिए हर चीज़ क्यूरियोसिटी है. मेरा जो नेफ्यू घर पे आता है तो हम सारी चीज़ें उठा उठा के ऊपर रखते हैं. अप्रोच में नहीं होनी चाहिए उसकी कुछ भी, नहीं तो गया. अब देखो, this particular stage, if the baby doesn't have language, how he is going to communicate? वो कैसे communicate करेगा माँ से? If the language is not there, how he is going to talk? To communicate, the baby is going to use a method. Cry. Baby feels hungry. He is not able to call, hello, खाना दे दो, ठीक है? He'll cry. Baby has been bitten by mosquitoes. Cry. Baby wants his diapers to be changed. Cry. Baby is feeling lonely. काफी देर से मदर को देखा नहीं है. Our baby feels unsafe because of strangers in the house. Cry. So point to be noted, my lord. ये cry acting होती है. This is acting, pure acting. Imagine this. ये सब पढ़ने के बाद छोटे बच्चे से बात करना. जैसे उसको गोद उठा वो रोना शुरू कर देता है. पहले तो नाटक मत कर, मुझे पता है. उतारते ही चुप हो जाता है. फिर उठा लो, इतनी देर में कैसा तेरा दुख चेंज हो रहा है भाई? सो इट इज नॉट दुख एट ऑल. इट इज जस्ट एन एक्ट. सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग. तो दोबारा बच्चा रोता दिखे तो इमोशनल मत हो जाना. Now why he cries? Reason why doesn't laugh? Naturally baby cries after the birth. ठीक है? You can take it in a religious way. That maybe it's a punishment you come to human life. Okay? But naturally baby cries. And the moment baby cries, after the birth, the mother, the nurses, they do some kind of care. Soon baby realizes that whenever I cry, I get attended. जब जब रोऊंगा मेरा सॉल्यूशन होगा प्रॉब्लम का. ठीक है? उसने उसको डायपर चेंज करनी है. उसने एक बार रोया, रोते ही समवन केम, मदर ओनली, डायपर्स गॉट चेंज, ही फील्स गुड. ओके. मक्खियां परेशान कर रही है, क्राइड, समवन केम एंड डिड द सॉल्यूशन. हियर द बेबी इमेजिन्स दैट इन दिस वर्ल्ड ऑल द प्रॉब्लम्स वन सॉल्यूशन, क्राई. एंड व्हेन यू क्राई मदर विल कम. तो उसे ये नहीं पता माँ है मेरी, माँ क्या होती है, मदर का क्या वेरी. नो, ऑल ही नोज दैट जस्ट क्राई, थिंग्स विल बी सॉर्टेड. दिस कंटिन्यूज 8-10 साल की एज तक, जब तक पापा किसी दिन ढंग से नहीं पीटते. मेरी मम्मी तो बोलती थी रोएगा तो और मारूंगी. ये आदत बन जाती है. इसलिए बहुत सारे बच्चे आपको 7 साल 8 साल की एज में भी रोते हुए दिखेंगे. जमीन पर लेट जाएंगे और रोते रहेंगे और लाउडली रोएंगे, क्योंकि उनको ये हो रहा है कि मैं रो रहा हूँ, सुन क्यों नहीं रहे हो, सॉल्यूशन क्यों नहीं आ रहा है. तो वो रोते 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 रोते. ठीक है? सो दिस इज द इमेजिनरी लाइफ वेयर द बेबी knows that it is the mother is his whole world. So in imaginary personality, mother has to play the most important role. Mother is the power source or mother is most powerful. And baby को actually नहीं पता कि माँ क्या होती है. उससे सिर्फ इतना मतलब है कि ये लेडी मुझे बचा लेगी. So role of mother becomes very important in imaginary role. One more thing, you must have seen this thing that babies cry when they go in the lap of strangers. एक बार ये समझ लो, फिर तुम्हारे अंदर से वो इनोसेंस समझ चला जाएगा. फिर तुम्हें बच्चे क्यूट नहीं एक्टिंग करते हुए लगेंगे. Why baby cries in the lap of strangers? Feels unsafe or बेबी को थोड़ी पता स्ट्रेंजर से डेंजर है. स्ट्रेंजर डेंजर ऐसा तो नहीं पता. Baby has no social understanding, no worldly knowledge, so baby has no personal enmity, grudges with any stranger. Why baby cries? बहुत से बच्चे, मेरा तो अपना भतीजा मेरी गोद में नहीं आता है.
मैंने तो बहुत डरा दिया था उसको। घर का बस एक सदस्य के पास बस एक के साथ वो जैसे आपकी गोद में आएगा मम्मी को देख कैसे करेगा, मेरे पास आता ही नहीं है। इनिशियली फेल्ट बैड, फिर एक बार उसको मैंने उठाया तो बहुत भारी पड़ा, तो मुझे लगा अच्छा ये नहीं आता। ही इज नॉट स्केयर्ड ऑफ स्ट्रेंजर्स, he is just out of his comfort zone because he thinks that it is the mother's lap, because he feels body fragrance, natural fragrance, body, माँ की body को पहचानता है। तो जब वो जब माँ के पास होता है, जैसे कंगारूज अपने बच्चों को ऐसे रख लेते हैं ना, there is a kind of baggage थैली होती है, तो वो माँ के साथ जब होता है attached with the body, he feels safe, more confident and protected. So the moment he is taken by someone else for love or anything, the baby will start crying. तो बच्चा रोना शुरू करता है, क्योंकि वो इमेजिनरी सिचुएशन में क्या होता है उसको, वो अपने सेफ जोन से बाहर आ गया है। And that's why he looks at his mother and does this, कि मुझे वापस जाना है। Now second thing, people who live in joint family and the baby already has a habit of being transferred to various laps. छोटे से ही सब खिला रहे हैं, जब वो ठीक से रोना भी नहीं कर रहा, आंख भी नहीं खोला, तो भी मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है। These kind of babies don't cry when they go in the lap of strangers. हाँ, इस तरह के बच्चे नहीं रोते। क्यों? क्योंकि उन्होंने मल्टीपल लैप्स में देखा है नो थ्रेट। सो नो थ्रेट, सो दीज बेबीज आर मोर फ्रेंडली। आ रहा समझ में? क्लियर है? दैट्स इमेजिनरी पर्सनैलिटी। तो क्या बेबी यहाँ पे रियल पर्सनैलिटी में है? एक्टिंग कर रहा है, प्योर एक्टिंग। तुम सबसे बेटर एक्टिंग, दैट्स प्योर एक्टिंग। ओके, अब बेबी गेट्स इंट्रोड्यूस टू लैंग्वेज। Now baby gets introduced to symbolic language, symbolic stage. It's like after 3 years, 4 years, when he is able to speak in a proper way. मैंने आज ये खाया, मैंने वो किया, he is able to express himself. Now, when the baby starts speaking, from here, symbolic age starts, symbolic stage. And this continues. अब इसको 3 या साल लिखो, 3 साल से lifetime. Baby never comes out of the symbolic stage. पूरा जीवन वो इस symbolic stage से बाहर नहीं आएगा। Symbolic stage, तस्वीर समझ में आ रहा है? अब बोलना शुरू कर दिया उसने, पहले नहीं बोलता था, अब बोलने लगा। ठीक है? So when you start speaking, what's your language? Language is a tool. Language is just a tool that helps you to connect in a given social structure. So your language itself is made of symbolic structures. भाषा जो है हर एक शब्द सिंबल है। तो यहाँ पे the kid starts developing symbolic identities. अब वो पापा, मम्मी प्रॉपर पहचानता है with name, uncle, और this goes on throughout his life. So friend, teacher, doctor, because the rest of his life has the bond or connection with people who have been given symbolic names. जैसे मैं आपको स्टूडेंट्स बोल रहा हूँ, क्योंकि पर्टिकुलर लेवल पे सिंबॉलिकली आपको स्टूडेंट ही बोला जाएगा, मुझे टीचर ही बोला जाएगा। तो थ्रू आउट उसकी लाइफ अब चलती है सिंबल्स पे, कौन कौन है। तो कौन क्या है डजेंट मैटर, कौन कौन है। ठीक है? अब चूंकि ही हैज स्टार्टेड फॉर्मिंग सिंबॉलिक रिलेशंस विद एवरीवन, सो ही नोज वेयर टू स्पीक कॉन्फिडेंटली, वेयर नॉट। मुझे पता है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है। एंड इन दिस स्टेज व्हेन ही स्टार्ट्स ग्रोइंग अप, father becomes the center of power. In symbolic stage, father becomes center. Patriarchy है ना यहाँ पे, इसलिए। Who gives more exposure to the kid in family? Patriarchal माहौल है ना हमारे यहाँ। तो बच्चे को बाइक पे बिठा के कौन लेके जाएगा बाहर? देखा वो छोटे छोटे बच्चे, पापा की बाइक स्टार्ट हुई नहीं कि आगे खड़े हो जाते हैं, मैं आगे, मैं स्कूटी से उतरते नहीं हैं, कार में आगे जाके बैठ जाएंगे, क्योंकि फादर उनको बाहर लेके जाता है। सो इन आवर पैट्रियार्कल सिस्टम इट इज द फादर और द मैन हु एक्सप्लोर्स एंड द बेबी इज द पार्ट ऑफ दैट एक्सप्लोरेशन. सो एंटायर नॉलेज, थिंग्स दैट कम टू बेबी थ्रू फादर. Father starts realizing muscle power. Kid
किड रियलाइज करता है फादर का मसल पावर ज़्यादा है. देन किड रियलाइजेज फादर कमांड्स मदर, घर में ऑर्डर्स कौन दे रहा है, एंड हिज अटेंशन शिफ्ट्स फ्रॉम मदर टू फादर. सो फादर बिकम्स आइडलाइज पर्सन, सोर्स ऑफ पावर, और फादर का डर भी बना होता है. इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारी उल्टी सीधी परमिशन आप मम्मी से मांगते हो, पापा से नहीं मांगते. मूवी देखने जाना है, पापा से डायरेक्ट थोड़ी बोलते होगे, मम्मी से बोलते होगे पहले, फिर मम्मी वकील बन के जाती है पापा का, देख लो मम्मी फंसा तो नहीं देती, देखो क्या कह रहा है. कभी कभी मेरे उसको भतीजे को एक दिन थोड़ी पिटाई हो रही थी. माय ब्रदर वाज लाइक ऐसे मत करो, पापा कह रहे हैं बच्चों को नहीं मारना चाहिए. मैं पापा को देख रहा हूँ, ये अंडरस्टैंडिंग कहाँ गई थी पापा? हमारे टाइम तो नहीं. ओके, पॉइंट टू बी नोटेड. नाउ थ्रू आउट हिज लाइफ इट इज द लैंग्वेज that will help him to connect, and language is made of symbols. पूरा लाइफ उसका symbolic रहेगा. और यहाँ पे भी here also he'll be completely artificial, because you will behave according to the symbolic relation. If I have to meet a senior professor, I will be completely formal, extra caring. Are sir. If I have to meet my junior, I can be some more comfortable, relaxed. If I have to speak to a stranger, I may be loud also. If I have to speak to someone who is going to observe me, judge me in an interview, I'll be different. तो अब आप जो बिहेव करते हो, जो आपका बिहेवियर है बेस्ट फ्रेंड के साथ, वो आपका बिहेवियर अननोन के साथ नहीं है. तो ये अब सिंबॉलिक रिलेशन है. कौन काम का है? हु इज फ्रेंड? द वन हु बिहेव्स लाइक अ फ्रेंड. हु इज द डॉक्टर? द वन हु क्योर्स. So all of these people are having symbolic life. Why I am a teacher? Because time being I'm teaching you. If I start painting, you'll call me a painter. If I start dancing, you'll call me a dancer. So these names and the behaviors based on these things are artificial. ठीक है? मंदिर में जाते रहे कभी ऐसा हुआ कि हे भगवान, और मंदिर में जाते रहे उल्टे से विचार आए हैं, आते हैं ना, फिर खुद को समझाते हो मंदिर में हो थोड़ा कायदे से, नहीं 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 नहीं, है ना? ऐसा तो नहीं है मंदिर में हाथ जोड़ रहे हो, बगल से कोई बहुत सुंदर महिला जा रही है और आप कह रहे हो नहीं 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 नहीं. सिंबॉलिक. आप मंदिर में हो इसलिए आप अपने आप को समझा रहे हो, बिहेव बिहेव बिहेव. ठीक है, आ रहा है समझ में? तो सिंबॉलिक लाइफ भी फेक है. आप और मैं सिंबॉलिक लाइफ में है जो कि फेक है. ठीक है, सोचो तुम भी एक्टिंग कर रहे हो, मैं भी एक्टिंग कर रहा हूँ, दोनों एक्टिंग कर रहे हैं, और जानते हुए कि दोनों एक्टिंग कर रहे हैं कंटिन्यू कर रहे हैं. ऐसे जिन का क्या फायदा? सोचो इतने सारे पैसे खर्च करके तुम एक्टिंग कर रहे हो. This discourse is it is existing only because I am in the class. The moment I leave, what would you do here? Nothing. सुबह 9 साढ़े 9 से तुम पढ़ रहे हो, 8 बज गए हैं. भाई क्यों झेल रहे हो? मैं इसलिए झेल रहे हो क्योंकि सिंबॉलिकली यू नो एज अ टीचर यू नीड मी फॉर अ कमिंग एग्जाम. उस एग्जाम का क्या कॉन्सेप्ट है? सिंबॉलिकली सक्सेस. सिंबॉलिक सक्सेस इन इंडिया क्या है? एक बाबा के पास बैठो वो बोलेगा मोक्ष, सक्सेस. हमारे पास बैठोगे हम बोलेंगे एग्जाम क्रैक करो, सक्सेस पैसा. किसी और के पास बैठोगे वो सक्सेस कुछ और बता देगा. कोई बोलेगा हेल्दी लाइफ नहीं है, डॉक्टर बोलेगा नो सक्सेस, हेल्दी लाइफ नहीं है. तो अब पूरा रिलेशन जो हमारा लाइफ का चल रहा है, इट्स टोटली सिंबॉलिक एंड आर्टिफिशियल. अब देखो आशीष, 100 साल तक सिंबॉलिक है, तो फिर रियल कब है? व्हेन आर वी गोइंग टू हैव रियल पर्सनैलिटी? If childhood was imaginary, rest of the life was symbolic, so when do we have our real personality? Can you be real when you're all alone in the room? ऐसे कई बार बोलते हैं ना, हम एकदम अकेले हैं तो हम we are real because we don't have to hide, we don't have to be worried about. No, because your thought itself is the social construct. सोसाइटी ने तुम्हारा माइंड मेकअप करा है, रियल तुम हो ही नहीं सकते. ऐसा हुआ है कि कोई एकदम अकेला है तो पंखे से उल्टा लटक रहा है पैर लटका के,
आप जो भी करोगे ना वो थोड़ा सेंसिबल से रखोगे। सुसाइड भी करोगे तो सुसाइड का प्रैक्टिस है लोगों का, पंखे में लटकने का। पर कोई ऐसा सोचेगा कि नहीं आज मैं पूरी रात जो है आधा बेड पे आधा लटक के ऐसे सोऊंगा। अनएक्सपेक्टेड नहीं करोगे कि आज मुझे कोई देख नहीं रहा तो आज मैं खिड़की में 2 पैर फंसा के उल्टा लटकूंगा। अनएक्सपेक्टेड नहीं करोगे। वहां पे भी देयर इज मॉरल गार्जियनशिप, मॉरल पुलिसिंग। और क्राइम नहीं करोगे, एकदम अकेले भी हो तो भी कोई क्राइम नहीं करोगे, बिकॉज गॉड इज वॉचिंग। सोसाइटी हैज गिवन यू दिस थिंग दैट इवन इन योर रूम यू आर नॉट अलोन, द गॉड इज वॉचिंग। सो यू आर नॉट रियल एनीवेयर। कहीं पे भी जीवन में तुम रियल हो ही नहीं सकते। अब आते हैं 2 एक्सेप्शंस, एक्सेप्शनल पॉइंट। फर्स्ट, एग्जैक्ट डेथ बेड, डेथ टाइम, लास्ट मोमेंट। ऐसे जैसे बोर्ड नहीं चल रहा। Exact death time, and let me tell you, these exceptions are also not 100% correct, because मरते मरते भी you have the same mindset given by society. You can be religious. अगर आपको ये भी है कि मरते मरते कुछ अच्छा कर जाओ तो भी आप गिवन साइकोलॉजी है। गिवन साइकोलॉजी में तो दूसरों ने दिया है, सोसाइटी ने दिमाग में डाला कि मरते मरते अच्छा करो। बट लकान सेज दैट क्लोजेस्ट टू रियल, क्लोजेस्ट टू रियल वो हो सकता है एक्सट्रीम डेथ। इफ यू आर कॉन्शियस, you have understood that I'm going to die in next 1-2 minutes, then knowingly you can try to be more real, but उसमें भी 100% रियल आप हो ही नहीं सकते। आप सिर्फ मरते समय 99% रियल होने की कोशिश कर सकते हो। कोई रियल होता, हो ही नहीं सकता। आइडिया ऑफ रियल भी सोसाइटी का ही है। तो मरते मरते समय, वाई इट इज सेड, मैथ्यू आर्नोल्ड, सोहराब रुस्तम, ट्रुथ सिट्स ऑन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन। रिवाइज्ड, मैथ्यू रिवाइज किया था। सोहराब रुस्तम फेमस लाइन, आई मेड यू राइट दैट, ट्रुथ सिट्स ऑन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन। मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता। बड़े से डब्लू के नीचे, कौन सी मूवी थी वो कि बड़े से डब्लू के नीचे पैसे हैं। अब दूसरा देखो, दूसरा एक्सेप्शन क्या है। When you are unborn, दूसरा एक्सेप्शन, when you are unborn, हाइपोथेटिकल है। अनबॉर्न हो तो थ्योरी का पार्ट ही नहीं है, फिर हमें क्या लेना है। खिड़कियों पढ़ा रहा हूं मैं शाश्वत इतनी देर से, भाई मेरा गले को क्यों परेशान करूं। किसी की दुआ लगी है, भी थोड़ा सा गला ठीक चल रहा है ना। हाँ हाँ, अच्छा हो जाएगा। किसी की दुआ लगी है, कोई अगरबत्ती ऐसे जला रहा है भगवान के आगे, तो कह रहा है 20 दिन तो इसको ठीक रखो। सोचो आवाज सही होती तो पढ़ाने में मजा आता है, खुशी होती है, नहीं तो ये आवाज करोड़ों की है। Okay, listen. The divine state. So when you are in the womb, so you are alive. तो जिंदा तो आप हो, right? But you are in the womb. आप अभी गर्भ में हो. So in that state, you are being fed. मदर की बॉडी के थ्रू आपको रिक्वायर्ड चीजें मिल रही हैं. And you are not the part of the world. You are not the part of the language. You are not the part of the tantrums. So there you are in your actual real image. वहीं पे आपकी रियल पर्सनैलिटी आती है, which is hypothetical क्योंकि हमारे काम की नहीं है. Fear of मतलब किसी भी चीज का fear. वो रियल रियल नहीं है, नहीं. Fear of death is also not real. It's not completely false. देखो एक चीज देखो, अब ये मत देखो ना कि रियल और फेक के बीच में लाइफ है, ऐसा नहीं है. What he is talking about is 100% real, 100% impossible. But there are certain things where you are 90% real, 98% real, close to reality, right? हाँ exactly. तभी तो मैं उसको कह रहा हूँ हाइपोथेटिकल है.
personality concept is actually after birth only. But as he was questioned that, okay, then tell me, when can we have our real personality? He said only in just one condition, जब तुम गर्भ में हो तब, क्योंकि तुम्हारी नीड्स नहीं है, डिजायर्स नहीं है, थ्रेट्स नहीं है, फियर नहीं है, कुछ नहीं है, हाइपोथेटिकल, ठीक है। हाँ, बाकी फ्लक्चुएशंस हैं, जैसे कोई आदमी टोटली फेक है, कोई थोड़ा सा रियल है, थोड़ा सा ब्लंटली चीज़ें बोल देता है। कई लोग ऐसे हैं जिनको नीड नहीं है, तो वो डिस्कोर्स के अकॉर्डिंग रियल हो सकते हैं। जैसे इफ अंबानी हैज़ टू डिलीवर अ लेक्चर हियर, अंबानी कैन स्पीक एनीथिंग वांट्स, तुम क्या कर लोगे? बहुत अमीर देखे, बहुत अमीर, वो जो बोलते हैं वही सच है, बस तुम्हारी नहीं सुनेंगे वो। तो अगर अंबानी आगे कुछ भी बोल के जाए, उसे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम जज करके भी करोगे क्या? हो कौन तुम? तो वो तुम्हारे लिए झूठ नहीं बोलेगा। जो बहुत पैसा कमाता है वो 10,000, 20,000, 50 लाख, 1 लाख के लिए झूठ बोलेगा? वो ब्लंटली बोलेगा नहीं सर, हमें तो फ़ायदा नहीं चाहिए, सच यही है। तो उसके सच डिपेंड करते हैं, बट वो एक मोमेंट के लिए रियल है, ओवरऑल पर्सनैलिटी। अब दूसरी चीज़ नोट करो, ओवरऑल पर्सनैलिटी रियल क्यों नहीं हो सकती? तुम्हारी पर्सनैलिटी कहाँ से आ रही है? सोशल स्ट्रक्चर से। सो जो सोशल स्ट्रक्चर है वो खुद ही आर्टिफिशियल है। फॉर एग्जाम्पल, तो में से बहुत लोगों की जिंदगी का एक ही सत्य है फिलहाल, किसी भी हाल में गवर्नमेंट जॉब। डू और डाई कॉन्सेप्ट बना रखा होगा आपने, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं। किसने दिया कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट जॉब? तो बस फेक है। किसी के मन में एक ही सपना होगा बहुत रिलीजियस बनने का, किसने दिया? सोसाइटी ने। किसी के मन में मैं देश के लिए कुछ कुर्बानी दे दूं, किसने दिया आइडिया ऑफ कुर्बानी? सोसाइटी। किसी का मन है मैं बहुत अमीर बन जाऊं, किसने कहा अमीर ही अच्छे होते हैं? सोसाइटी। तो तुम्हारे सारे थॉट्स, सारी डिजायर्स सोसाइटी की हैं, एक्सेप्ट सम बॉडीली नेचुरल डिजायर्स, बस। इफ यू फील लाइक वॉमिटिंग यू विल हैव टू वॉमिट, उसमें सोसाइटी का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए तो एग्जिस्टेंशियल्स बोलते हैं कि जो नेचुरल फीलिंग है ना वो करो, वाई टू लिव द फेक लाइफ। अच्छा एक बात सोचो, मरना है पक्का, जाना है, क्यों फिर फेक लाइफ जिए? फिर फेक लाइफ क्यों जीऊं मैं? जैसे मैं पढ़ा रहा हूं बार बार, तो मुझे तो पता है ना आर्टिफिशियलिटी चल रही है, फेक है ये। आपने मेहनत से इंस्टाग्राम के 10,000 फॉलोअर बनाए, दूसरा 1 सेकंड में खरीद के बना लेगा, तुम्हारी अचीवमेंट कैसे लगेगी तुम्हें? तो एक लेवल पे सब फेक है, सब मीनिंगलेस है, सब कुछ मीनिंगलेस है। वाई जीन पॉल सार्त्र डिनाइड टू टेक नोबेल अवार्ड? ही सेड जस्ट गिव मी मनी। रियलिटी इज सर्वाइवल। मनी जो है ना, मनी दैट इज द सर्वाइवल, अ टूल टू सर्वाइव। तो क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि इफ यू हैव नो मनी तो खाना नहीं मिलेगा। इमेजिन एवरीबडी गेट्स फूड, एवरीबडी गेट्स शेल्टर एंड बेसिक मिनिमम थिंग्स। सर्दी में जैकेट मिल जाए, 90% पीपल विल स्टॉप वर्किंग। एमएनसीज में पूछो आप, जो 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, उनको बोलो अगर आपका खाना पीना सिक्योर कर दें, आपको रहने का ठीक ठाक सी जगह दे दें अच्छी सी, और आपको थोड़े कपड़े वपड़े भी दे देंगे, चलो आपका थोड़ा सा स्टैंडर्ड नॉर्मल रहे, नौकरी छोड़ दो हमेशा के लिए, सब छोड़ देंगे। कौन काम करना चाहता है? बाई चॉइस कोई नहीं काम करना चाहता। तो सब आर्टिफिशियलिटी चल रही है। सिंबॉलिक ये है कि काम करोगे तो खाओगे। ठीक है, गाना सुना ना, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। ये रियलिटी है, नहीं तो यू विल बी किल्ड। सो वी ऑल आर इन सिंबॉलिक लाइफ। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? वी आर डन विद लखान आल्सो। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, बहुत बढ़िया। हाँ, वो आपको कल्चर स्टडीज पढ़ाऊंगा। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का मतलब होता है आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर साइकोलॉजी, द होल माइंडसेट, योर बॉडी, योर पर्सनैलिटी, इट्स ऑल कनेक्टेड। हाँ, दैट्स गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, बहुत बढ़िया। जो आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर है, यूनिफाइड होल स्ट्रक्चर, वही साइकोलॉजी, वही मीनिंग है। आप अकेले नहीं हो। Your mind only doesn't give you the meaning. Your body is equally involved. पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सिर्फ इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, चलना फिरना भी सिखाते हैं, बस। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है। वो क्यों बोलते हैं आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर देंगे?
गांव के बच्चे जल्दी फंस जाते हैं ऐसे केसेस में, उनको लगता है स्पोकन इंग्लिश के साथ हमें बैठना चलना, नो डाउट कुछ जगह पे सिखाना भी चाहिए, कुछ जगह पे सिखाना भी चाहिए। सिविक सेंस इंडिया में बहुत कम है, तो सिविक सेंस तो डेफिनेटली सिखाना चाहिए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? नेक्स्ट लिखो। ये तो बहुत ज़्यादा, फ्रॉइड ने तो बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, फ्रॉइड तो जेलेसी की भी बात करेगा। सर ये रियल वाला एक बार फिर से आप explain कौन सा रियल वाला? कीजिए। सर आपने बोला ना कि जब बेबी गर्भ में, हाँ वॉर्म में, तो सर इसमें जेलसी वगैरह कॉन्सेप्ट होता होगा, नहीं वॉर्म में नहीं होता। क्योंकि फिर सर अगर ट्विंस है उनको नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नहीं देखो, नो डाउट, सुनो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि अगर वॉर्म में सर ट्विन्स हो तो जो मदर की बॉडी से वो फीड कर रहे हैं वो डिवाइड होगा ऐसा ऑल, पर वहां पे जेलसी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट एक्सपोज टू दिस काइंड ऑफ थिंग। जेलसी, ब्यूटी, पॉजिटिवनेस, ये सोशल आइडेंटिटी, सोशल थिंग्स हैं। इमोशंस डेवलप होने के लिए सोसाइटी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया में एक ही आदमी है, ठीक है, देयर इज जस्ट वन मैन इन द वर्ल्ड, जस्ट वन मैन इन द वर्ल्ड। सो डू यू एक्सपेक्ट दिस मैन टू क्राई फॉर हिज मदर? वो एक ही आदमी है दुनिया में, एंड ही डजंट नो हाउ ही इज बोर्न। सपोज somebody is as an infant was sent to a planet, he is all alone on the planet. Is he going to cry for his mother because he has no mother? No. He is going to miss his father, brothers, friends, because he has never experienced those things. So he's not going to miss it. He's not going to miss a partner or someone else. So just like that, when the kids are still in womb, they are not exposed to social structures of life, social expectations, love, respect, humanity. लोग सम्मान क्यों चाहते हैं? आइडिया ऑफ सम्मान, आइडिया ऑफ रिस्पेक्ट भी सोशल है। द मीनिंग इज सोसाइटी। क्यों करवाना है सम्मान? बट आई डू वांट टू बी रिस्पेक्टेड। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, पैसा नहीं कमाया, सम्मान कमाया है, ये नाटक है, ठीक है। ये गरीबों को खुश रहने के लिए होते हैं कि नहीं जी पैसे नहीं, हमारे पास सम्मान है। क्या करोगे सम्मान का जब खाने को नहीं मिलेगा? ये सब सोशल है। व्हेन यू स्टार्ट लिविंग टुगेदर देन नेचुरल डोमिनेशन आता है। सो नेचुरल डोमिनेशन में पावर, कंट्रोल, एंड देयर यू टॉक अबाउट रिस्पेक्ट। 90% लोगों को रिस्पेक्ट पावर की वजह से मिलती है, अथॉरिटी की वजह से। जेन्युइन सम्मान बहुत कम मिलता है, ठीक है। इसलिए जीन पॉल सार्त्र ने नोबेल अवार्ड के लिए मना कर दिया था। अभी बात आओ, एक साउथ इंडिया में, आंध्रा में, देयर वाज अ मैन, ही इज नो मोर, आई डोंट नो वेदर आई शुड नेम हिम और नॉट। दिस गाय, द मैन हु यूज्ड टू वेयर ब्लैक स्पेक्स, और वो चेयर पे बैठे रहते थे, फादर ऑफ कनिमोजी, फादर ऑफ कनिमोजी, बिग स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन ऑफ आंध्रा, बॉल्ड हेड, ऐसे चश्मा, एनीवे छोड़ो। He had 600 plus PhD. This man had 600 plus PhD. Guinness Book Record. मैं चौंक गया, मैंने कहा गिनीज बुक रिकॉर्ड है, 600 PhD, 3 साल की एक PhD, 1800 साल। That man was a legend in Andhra. He had his own universities, 75-80 universities. These universities every year would award honorary PhD for his humanitarian aids and things. अब मेरा इंस्टीट्यूट मुझे बुला के इंडिया का बेस्ट टीचर बोलेगा तो मैं 500 बार सर्टिफिकेट ले लूंगा, 500 बार। तो ये रेस्पेक्ट कॉन्सेप्ट सब ऐसे ही है, ठीक है। जिस दिन समझ जाओगे, ना सम्मान का मोह, ना अपमान का भय, ये एक्सेप्ट कर लो, लाइफ में बहुत चलेगा। सम्मान का मोह मत करो और अपमान से डरो मत, सिंपल। प्रेषित, जितना उम्मीद करोगे लोग रिस्पेक्ट करें उतना नहीं मिलेगा, और जितना लोगों से दूर रहोगे उतना पीछे भागेंगे, ठीक है। नेक्स्ट राइटर, एक और कर लो छोटा सा। डेथ और वूम को ही मतलब जो स्टेज इन द वूम है तो उसे लड़का एक रियलिटी क्यों मान रहा है? बिकॉज सर वूम में चाइल्ड का कॉन्शियस या फिर सबकॉन्शियस ब्रेन भी डेवलप नहीं है, बट और डेथ जब मतलब नज़दीक आती है तब
उस पर्सन को एक्सपीरियंस है, उसका खुद का एक्सपीरियंस है, उसका खुद का नॉलेज है, ऐसे भी बोल सकते हैं, तब उसका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन भी वेल डेवलप्ड है, तो वही रियलिटी फीवर है। डेथ वाला रियलिटी 100% है ही नहीं। डेथ, आइडिया ऑफ डेथ, प्रोसेस ऑफ डाइंग, what happens after death, before death, that idea is also social construct. बच्चा जो पेट में है ना, उसे मार भी तो उसे पता ही नहीं होगा मैं मर रहा हूँ, उसे पता ही नहीं होगा मैं मर रहा हूँ। उसे हो सकता है दर्द हो, नो डाउट, लेकिन उसे पता नहीं होगा मैं मर रहा हूँ और मरने की प्रोसेस क्या होती है, मरने का लॉस क्या है, फ़ायदा क्या है। लेकिन जो जिंदा इंसान है उसे मरने का पता है। हु वांट्स टू डाई बाय चॉइस? अभी भगवान प्रकट हो जाए ना, भगवान कि आजा मेरे गले लग जाओ तुझे लेने आया, तो भी आप भागोगे नहीं, सर मुझे जिंदा रहना है, ठीक है। इतना बड़ा दोबारा से शुरुआत करनी। आइडिया ऑफ डेथ, एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ, ये भी सोशल कंस्ट्रक्ट है। नेक्स्ट राइटर, फिर डन हो जाएगा। मेलेनी क्लेन, नो क्वेश्चंस, इनसे क्वेश्चंस नहीं है बट वी हैव टू राइट। मेलेनी क्लेन, KL, (1882 1960), 1882 1960, माइनर राइटर है। मेलेनी क्लेन, फेमस वर्क द साइकोएनालिसिस ऑफ चिल्ड्रन, द साइकोएनालिसिस ऑफ चिल्ड्रन। The Psychoanalysis of Children, 1932. Her famous concept, play technique. Play technique. It can work on anyone, but basically on children. To understand the unconscious mind of children, you can just make them play. ज़्यादा तेज दिमाग चलेगा नुकसान है ये। Play technique. When you want to understand the unconscious mind of children, make them play. Get them involved in games. बच्चों के माइंड को समझना है। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ चिल्ड्रन, इन्वॉल्व देम इन प्ले। व्हाई? बिकॉज इट विल हैव एड्रेनलिन, उनका रेस लगेगा, उसमें प्रेशर होगा, फियर होगा, एंग्जाइटी होगी, एग्रेसिवनेस होगी, और ये सारी चीज़ें उसके अनकॉन्शियस माइंड को रिवील करना शुरू कर देंगी। बहुत सारे बच्चे आप खेलते समय देखोगे वो घर में चुपचाप रहते होंगे, लेकिन गेम में बहुत अच्छा खेलते हैं, तो बहुत एफर्ट्स लगाते हैं, नेवर गिव अप क्वालिटी होती है, या फिर गुस्सा कर सकते हैं। वो अपना माइंड बताते हैं गेम में, क्योंकि उनका माइंड ऑलरेडी इन्वॉल्व होता है खेलने में, तो उनका अनकॉन्शियस विदाउट थिंकिंग रिवील होता है इन स्ट्रेस सिचुएशन, इन एग्रेशन या इन फियर। तो गेम में जो सारी चीज़ें हैं, कॉन्शियस माइंड इन्वॉल्व करने के बाद सीधा अनकॉन्शियस माइंड भी बाहर आ जाता है। इट्स वेरी ईजी। हमारे एक फैकल्टी थी हमारी 7-8 साल पहले, तो मेरा स्टूडेंट ही था वो, वेस्ट बंगाल से। फिर वो टीचर बना दिया मैंने, कि ठीक है इंग्लिश का टीचर है, पढ़ा रहा है मेरे साथ, अच्छा कर रहा था। तो हम जैसे स्टूडेंट्स वगैरह क्रिकेट खेलने जाते हैं ना, तो उस टाइम 2-4 और स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कहा सर हम फुटबॉल खेलेंगे, और उस टाइम बड़ा क्राउड होता था। तो वी यूज टू हैव स्टूडेंट्स के, अच्छा वेस्ट बंगाल से ही 8-10 लड़के हैं, अच्छा चलो फुटबॉल खेलते हैं। हम 2-4 दिन फुटबॉल खेलने गए। अच्छा ही वॉज ऑल्सो बंगाली, सो ही लव्ड फुटबॉल, तो मैं भी खेलने चला जाता था। अब क्या हुआ, मैंने नोट किया वो कि फुटबॉल खेलते वक्त वो एग्रेसिव हो जाता है। टीचर था वो धक्का मार रहा है स्टूडेंट्स को गोल करने के लिए, मैंने नोट भी किया कई बार। फिर गर्मा गर्मी भी हुई एक दो से, मैंने उसको 2-3 बार वार्निंग दी। मैंने कहा अब टीचर हो और ये सब मत करो, हमारा उद्देश्य किसी को हराना नहीं है, हम खेलने के लिए आए, उनको जीतने दो। अगर 1% तुम्हें लगता भी है कि गलत है, जाने दो, सिंपल, क्यों लड़ना है। वो उस फुटबॉल को जंग बना देता था, और मैं उसको कहता था कि क्यों, पहली बात तो स्टूडेंट्स हैं, वी आर प्लेइंग फॉर फन, नॉट फॉर एनी एग्रेशन। और तुमसे जीत के क्या, तुझे क्या मिलने वाला, बिहेव लाइक अ टीचर,
मैंने कहा यू गोइंग टू सी द सेम स्टूडेंट्स इन योर क्लास, मैं भी आपके साथ खेलूंगा तो मैं लूज हरकतें नहीं करूँगा, बहुत कायदे में रहूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे आपको क्लास में पढ़ाना है। लेकिन वो धक्का मुक्की, गालियाँ भी उसने बकी एक दो बंगाली में, मुझे याद है, मैं बोल नहीं सकता। ठीक है, 20 से स्टार्ट हुआ था। हाँ, बाकी तो आप समझ ही गए जो बंगाली जानते हैं। ठीक है, और जब उसने गाली दी, अब्यूज दिया, दैट वाज द लास्ट डे आई टोल्ड माई स्टाफ नॉट टू प्ले एंड गेट इन्वॉल्व विद स्टूडेंट्स। मैंने उनके गेम बंद करवा दिए। माइक में आवाज बंद हो गई ना। सो why he was not able to continue his teacher's personality in game? Because of stress, the sense of not being defeated or being aggressive, it would reveal the another side also. So that was very clear that this man can be violent also. This situation में violent हो सकता है. So game or this thing, it reveals a lot. ठीक है? एक और वर्क लिख लो, Envy and Gratitude, 1957. One more work. Envy and gratitude. Envy and gratitude. That's 1957. मेलेनी क्लेन से राइटर से क्वेश्चन नहीं है। 57. She took a case of a boy who was severely disturbed and the play technique helped her to understand about the boy. The play technique, remember the play technique? So there was a boy severely disturbed, severely troubled. His name was Dick. His case, where she applied play technique. एक बच्चा बहुत डिस्टर्ब था. See, especially when you go to psychiatrist, you are a child. अगर आप एक बच्चे हैं तो psychiatrist आपको गेम्स में इन्वॉल्व करके आपके बारे में पता कर सकते हैं. ठीक है? और बहुत सारे केसेस हैं. तो नेक्स्ट वर्क वाज एनवी एंड ग्रैटिट्यूड. इसमें भी केस है, फेमस केस ऑफ पेट्रिशिया. शी वाज जेलस ऑफ द ब्यूटी ऑफ हर फ्रेंड्स. बहुत नॉर्मल है सब. वी आर डन विद साइकोएनालिसिस थ्योरी. नाउ वी आर लेफ्ट विद न्यू हिस्टोरिसिज्म, फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म, एक्जिस्टेंशियलिज्म, एब्सर्डिज्म. एब्सर्डिज्म पोस्ट मॉडर्न थ्योरी करवा दी मैंने आपको, टर्म्स करवा दिए थे ना. एक्जिस्टेंशियलिज्म 30 मिनट्स में खत्म हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है, 4 राइटर्स बेसिकली, और लकीली क्वेश्चन नहीं आते हैं. निश्चे, मार्टिन हिजर, ये सब करोगे. सॉरेन क्रेगार्ड, फिलोसोफर्स. एब्सर्डिज्म विल टेक टाइम, मे बी 2 hours अलोन. न्यू हिस्टोरिसिज्म विल टेक टाइम 2 hours, और मार्क्सिज्म हार्डली 1.5 hour. 5 या 6 राइटर्स हैं, टर्म्स है, बट ये सब कल्चर स्टडीज में काम आएंगे. जैसे हेजिमनी वगैरह करेंगे ना, डायलेक्ट्रिकल मेटलिज्म वगैरह, ये सब वहाँ आएगा. चलो दिन, एक प्यारी सी वीडियो बनती है हमारी. कितने बजे पढ़ रहे हो? 9:30 से. ये लोग कब से बैठे हो? सुबह 9:30 से. और अभी कितना बज रहा है? इतनी लंबी क्लास पहले कब करी है? So this is how we prepare.